अक्सर लोग गलती क्या करते हैं कि खाली प्रॉपर्टी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी में बहुत सारे जोखिम होते हैं। लीगल का अलग जोखिम होता है, प्रॉपर्टी का अलग जोखिम होता है। सर हमने तो एक जिंदगी का असूल बना रखा है, जो चीज में खुद नहीं ले सकता वो किसी को दे ही नहीं सकता। क्या अभी का समय अच्छा है कि प्रॉपर्टी ले या फिर थोड़ा इंतजार करें? ये कुछ डाउन हो सकता है। प्रॉपर्टी कभी भी सस्ती नहीं होती। आपको लगता है कि नोएडा पे भी रेट्स जो है वो कुछ समय के बाद गुरुग्राम के आसपास पहुंच सकते हैं, टक्कर दे सकते हैं? क्या किसी प्रॉपर्टी को लेने के लिए लोन लेना चाहिए बैंक से? अगर आप अपने जीवन को ग्रोथ में ले जाना चाहते हैं तो आपको लोन जरूर लेना चाहिए। किस तरह के फ्रॉड्स होते हैं जिनसे कि बचने की जरूरत है, जिन पर ध्यान देना चाहिए अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा है? जब भी आपके साथ कोई फ्रॉड होगा तो कोई ना कोई आदमी अपना जरूर होगा आपके साथ फ्रॉड करना। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अगर देखा जाए तो घर, प्लॉट या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी, किसको आप ज़्यादा पसंद करेंगे? पहले आपको अपनी नीड को एनालिसिस करना है कि मुझे प्रॉपर्टी क्यों लेनी है। कई बार जो है वो लोग निवेश करते हैं ऐसी प्रॉपर्टी में जहाँ से किराया मिले, तो वो बेहतर है या फिर कोई वैसी प्रॉपर्टी जहाँ पर कुछ सालों के बाद बेहतर एप्रिसिएशन? हमेशा प्रॉपर्टी वहीं पे लेनी चाहिए जहाँ पे तो जमीन की कोई एज नहीं है, जितनी एज बढ़ती है उतना रेट बढ़ता है। और कंस्ट्रक्शन में फ्लैट में जितनी एज बढ़ती है उतनी डेप्रिसिएशन होती है। कि जब भी मौका लगे जमीन जरूर लेनी चाहिए और ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि कल सस्ती होगी तो लूँगा। जब मौका मिले, जब आपके पास पैसे हों, जब आपकी अवेलेबिलिटी हो, जो आपकी चेक लिस्ट में शॉर्ट लिस्ट होती हो, वो जमीन आपको जरूर लेनी चाहिए। नमस्कार। सबका सपना होता है अपने आशियाने का, अपना घर होने का। फिर चाहे वो अपार्टमेंट फ्लैट हो या प्लॉट लेकर अपने हिसाब से बनाया गया मकान। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी प्रॉपर्टी लोगों को काफी आकर्षित करती है, लेकिन इससे जुड़े जोखिम, बजट, कीमत, इलाका, ये सब चीजें थोड़ी टेंशन बढ़ा देती हैं। और इन्हीं सब टेंशन्स को दूर करने के लिए, तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमने अपने पॉडकास्ट में आमंत्रित किया है रियल एस्टेट के जाने माने एडवाइजर राकेश चुग को, जिन्हें प्रॉपर्टी की दुनिया में मिस्टर भरोसेमंद के नाम से भी जाना जाता है। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत हमारे पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने इतना कीमती समय दिया सर। मिस्टर भरोसेमंद, प्रॉपर्टी की दुनिया का ये नाम कमाना इतना आसान नहीं है। लोगों को जब पता चलता है कि डीलिंग हो रही है और इसमें राकेश चुग जी हैं, तो वो बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं। जरा अपने बारे में बताइए और कैसे आपके कार्य करने की जो कला है वो दूसरों से अलग है, इसके बारे में भी लोग जानना चाहेंगे। देखो, जब भी कोई प्रॉपर्टी आदमी खरीदता है तो वो सारी जिंदगी की कमाई लगाता है। तो सारी जिंदगी की कमाई किसके भरोसे लगाता है? एक कंसल्टेंट के भरोसे लगाता है, हमारे भरोसे लगाता है। तो हम उसको उसकी भी निगाह से ज़्यादा बारीकी से देखते हैं कि जैसे हम अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए इस प्रॉपर्टी में रह सकते हैं। खाली प्रॉपर्टी नहीं देखते। हाँ। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं कि खाली प्रॉपर्टी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी में बहुत सारे जोखिम होते हैं। लीगल का अलग जोखिम होता है, प्रॉपर्टी का अलग जोखिम होता है। कई दफा क्या होता है कि मान लो प्रॉपर्टी के पेपर तो ठीक है और मालिक ठीक नहीं है, हम तो भी नहीं लेते। मतलब जो भी जोखिम है, अगर राकेश चुग जी के पास पहुंच जाए तो ये सब तमाम जोखिम दूर हो जाते हैं। तो इन जोखिम से बचने के लिए बहुत सारी प्रतिक्रिया हैं। प्रॉपर्टी का ठीक होना, मालिक का ठीक होना सबसे ज्यादा जरूरी है। मान लो प्रॉपर्टी के पेपर बिल्कुल एकदम फटाक से ठीक है और मालिक खतरनाक है, उसकी बैकग्राउंड ऐसी है कि पहले कईयों के साथ चीट कर चुका है, या रेट बढ़ेगा तो उसका बढ़ेगा, वो तो मुकर जाएगा, आप तक तो पहुंचेगी नहीं। क्योंकि प्रॉपर्टी लेने में और पेमेंट करने में बीच में 2 से 3 महीने का समय होता है। उस 3 महीने में रेट का डिफरेंस आ जाता है और उसकी नीयत बदल जाती है। तो आदमी का देखना बहुत जरूरी है। तो हम पहले प्रॉपर्टी बाद में देखते हैं, पहले उस आदमी को देखते हैं कि जिससे हम चीज ले रहे हैं क्या इसको निभा भी पाएगा, नहीं निभा पाएगा। ये तो बायर के हिसाब से हुआ। सेलर के हिसाब से भी कई बार जो होते हैं वो उसकी प्रॉपर्टी को गलत लोग जो है वो गलत तरीके से बेच देते हैं और उसे जो फायदा मिलना होता है वो नहीं मिल पाता है। सेलर के हिसाब से भी
तो उसको किस तरीके से आप सर, देखते हैं? क्योंकि आप पे भरोसा न सिर्फ बायर्स का है बल्कि सेलर्स का सर भी। दोनों ही पक्ष जो हैं, जो हम बीच का हम जो काम मीडिएशन का जो काम करते हैं, दोनों पक्ष को संभाल के रखना होता है। बिल्कुल। और दोनों को विन विन रखना है, दोनों का फायदा रखना है, दोनों का नुकसान नहीं रखना। अगर बायर गलत है तो बायर से भी काम नहीं करना, अगर सेलर गलत है तो सेलर से भी काम नहीं करना। जिंदगी का पहला रूल है कि गलत आदमी से दूर चले जाओ, तो 50% प्रॉब्लम तो आपकी खुद की अपने आप ही खत्म है। जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो आदमी करता है, आदमी की अटेंशन करती है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, उसके मन में क्या विचार है। तो पहले हम आदमी को पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि कोई आदमी हमारे पास पैसे लेके आ गया मुझे प्रॉपर्टी दिला दे, है तो अगर हमें आदमी समझ नहीं आता तो हम उसको भी नहीं दिलाते। दिक्कत तब शुरू होती है सर, कई बार हमने देखा है किसी को प्रॉपर्टी पसंद आ गई तो वो कहता है हम इसे ले ही लेंगे, फिर उसमें रिस्क भी इन्वॉल्व हो तो उसको नजरअंदाज करना चाहता है। और जो दूसरे डीलर्स होते हैं वो इस चीज को भांप जाते हैं और कहते हैं नहीं ठीक है आप आगे बढ़िए। आप ऐसा करते हैं या फिर आप सलाह देते हैं कि नहीं इसके पीछे मत जाओ? सर हमने तो एक जिंदगी का असूल बना रखा है, जो चीज में खुद नहीं ले सकता वो किसी को दे नहीं सकता। क्या ये देखिए गोल्डन रूल है ये, इसको आप समझ। जो चीज में खुद नहीं ले सकता, अपने बच्चों को नहीं दे सकता, वो किसी और को दे नहीं सकता। वो किसी का भी नुकसान मैं उसका नुकसान नहीं समझता, मैं पहले अपना नुकसान समझता हूँ। आजकल लोग गलती क्या करते हैं, मैं आपको नुकसान से उदाहरण से समझाता हूँ। मान लो किसी आदमी की जॉब लगे, लोग पीछे कैसे रहते हैं इस बात को मैं उदाहरण से समझाता हूँ। मान लो कोई आदमी जॉब करता है और उसको पता है कि मैंने तैयारी तो करी है एक अच्छी उसकी, और मुझे वो नौकरी तो नहीं मिली, जाना तो मुझे उसी में, लेकिन साल 2 साल में इसमें कर लेता हूँ, और तैयारी वो उसकी करता रहता है। तो इस नौकरी में वो अपना पोटेंशियल को खो देता है, अपना 100% नहीं देता, वो इतना ही देता है जितने में उसकी तनख्वाह मिल जाए, उसका काम चल जाए। और फिर जैसे युद्ध की स्थिति आ गई, ईरान इराक का युद्ध आ गया, कोरोना आ गया, कुछ आ गया, तो जब नौकरी निकालने का समय आता है तो सबसे पहले उन्हीं को निकाला जाता है जो पोटेंशियल अपना नहीं देते। बिल्कुल। तो फिर वो कहते हैं कि मेरे में तो इतना पोटेंशियल था, अरे भाई तूने दिया तो नहीं, रखेगा क्या करा। तो ऐसे डीलर कहता है मुझे सब कुछ पता था, अरे भाई तूने बताया तो नहीं, तुझे पता होने का क्या फायदा, तूने ग्राहक को बता उसका फायदा तो किया नहीं, तू कर सकता था। तो मुझे ये बात पहले से पता थी, पता होने का फायदा नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट करने में फायदा है। अगर ग्राहक का नुकसान होगा तो वो नुकसान मेरा है। अगर जॉब करने वाले ने सोचा कि जॉब मैं जॉब के लिए नहीं कर रहा, मैं मेरे लिए कर रहा हूँ, तो उसकी जॉब को खतरा नहीं है। यही चीज आपको अगर डीलर ने ये सोच के प्रॉपर्टी ली कि मैं प्रॉपर्टी मेरे लिए ले रहा हूँ, इसमें जो भी मुनाफा है वो भी मेरा है, और जो नुकसान होना है वो कई गुना ज्यादा मेरा है। नुकसान और प्रॉफिट पैसे का तो होता ही होता है, पैसे से अलावा लाछन जो हमारे नाम पे लग जाता है कि सामने वाला ट्रस्ट ही नहीं करता, तो हमारी कोई कमाई। डीलर की कमाई हमारी पता कब होती है? हमारी कमाई जब होती है जब सामने वाला अपने पिता से ज्यादा भरोसा हमारे ऊपर करे कि मैं अपने पैसे की थैला छोड़ आया हूं। यानी आप पैसा कमाने से ज्यादा बड़ी चीज भरोसा कमाना मानते हैं। भरोसा ही कमाई है। अगर भरोसा होगा तो पैसे अपने आप देने वाले लाइन में हो जाएंगे। जिस दिन आपने भरोसा खो दिया तो ग्राहक आप चश्मा लगा ढूंढेंगे, ग्राहक नहीं मिलेगा आपको। इसीलिए लोग कहते हैं हम राकेश चुग जी के पास गए तो निश्चिंत हो गए कि भैया प्रॉपर्टी मुझे 1 नंबर की मिलेगी। अभी कोविड की आपने कोरोना काल का जिक्र किया था, उसके बाद से प्रॉपर्टी के रेट्स बहुत बढ़ गए हैं राकेश जी। हमने कहा कि सबका सपना होता है आशियाने का, एक घर लेने का, लेकिन इतने ज्यादा रेट्स बढ़ गए हैं कि लोग बड़ी मुश्किल हो रही है उन्हें घर लेने में। लेकिन क्या जो लेना चाहते हैं, जिनके पास 50 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए हैं, उनके लिए भी हालांकि थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, लेकिन क्या अभी का समय अच्छा है कि प्रॉपर्टी ले या फिर थोड़ा इंतजार करें, ये कुछ डाउन हो सकता है? सर ये ना एक गोल्डन स्टेटमेंट है, बहुत आपने एक अंदर के तार छेड़ दिए, मेरे नहीं, जो भी आदमी प्रॉपर्टी खरीद रहा है सबके अंदर के तार छेड़ दिया आपने। जो एक बड़ा टेंशन भरा सवाल है कि प्रॉपर्टी आज लूं या मंदा हो जाएगा रुक के लूं या 6 महीने बाद लूं। प्रॉपर्टी का एक ही रूल है, जिस दिन जिस समय आपकी चेक लिस्ट में जो नंबर पूरे करती है, मान लो आपने चेक लिस्ट में 100 पॉइंट बनाए हैं, आपने अपनी नीड और वो 70% पूरे कर जाती है, तो वो मौका दोबारा मिलने वाला नहीं है। वो गोल्डन चांस ये है कि आपके 70 नंबर पूरे कर गए, आप आगे बढ़ो, 70 नंबर है। हाँ, 100 के चक्कर में 100 तो कभी हो ही नहीं सकते कभी किसी के। और आज जो प्रॉपर्टी आपको मिल रही है, जो आदमी आपको कहता है कि 6 महीने बाद मंदा आ जाएगा, साल बाद मंदा आ जाएगा, क्या आपने अपने भविष्य में कभी सुना है कि जो प्रॉपर्टी हमारे बुजुर्गों की थी वो कुछ पैसों में ली उन्होंने, उसके बाद हमारे दादा की बात करो तो कुछ सैकड़ों रुपए में ली, हजारों में ली, अगर हमारे पिताजी की बात करो तो लाखों रुपए में ली,
मुझे तो लगता है कि उस समय में वो तो भी 1000 में भी हो जाती थी कई तो भी हो जाती छोटे और plots। उनकी वजह से हम करोड़पति हैं, आप करोड़पति हैं, हमारे व्यूवर करोड़पति हैं। उनकी अगर उन्होंने फैसला लिया तो आज हम करोड़पति हैं। बिल्कुल। अगर उन्होंने जो प्रॉपर्टी, अब आपने इतिहास में देखो कि आपके परिवार में मामा, दादा, चाचा, नाना, कोई ना कोई स्टोरी जरूर होगी कि ये प्रॉपर्टी मिलती थी, हमने नहीं ली, और हमने ये ले ली होती तो आज हम इतने करोड़ रुपए के आदमी होते। तो वो उन्होंने छोड़ी, इसलिए नहीं छोड़ी कि उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए छोड़ी कि और सस्ती हो जाएगी तो लेंगे, और गाड़ी हाथ से छूटती छूटती चली। बिल्कुल बिल्कुल, तो लोग समय का इंतजार करते रह जाते हैं। प्रॉपर्टी कभी भी सस्ती नहीं होती। जो रेट एक दफा लग जाता है, मान लो आपकी प्रॉपर्टी, आपको कोई आदमी कहता है मैं इसके 2 करोड़ रुपए देता हूँ, और आप समझो कि आपको 1.5 की मिल जाएगी, तो आपकी मंशा 2 से ऊपर की जाएगी, मेरी 2.10 की बिकेगी तो बेचूंगा, और आप दूसरा सोच रहा 1.5 की। तो कोई इमरजेंसी एक आध आदमी को हो सकती है, सारे देश को नहीं हो सकती। वो इसलिए भी क्योंकि कुछ लोग कहते हैं, बहुत जगह पे हमने रिपोर्ट भी देखी कि भाई बुलबुला है, इतनी महंगी कैसे प्रॉपर्टी हो सकती है, जो 5,000 6,000 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से अगर अपार्टमेंट्स की बात करें वो बिकती थी, वो 20,000 रुपये 30,000 रुपये। अगर नोएडा की लॉन्चिंग, गुरुग्राम में तो और भी रेट्स हैं, ये ऐसा नहीं होगा, ये नीचे आएगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं। लेकिन आपने जो बात कही उसमें तो है कि भैया मौका अभी है, समय अभी ले लो। लेकिन ये रेट्स क्या वाकई इतने रेट्स होने चाहिए जो अभी है? सर, इस रेट के पीछे का ना, जो आपने एक वर्ड अभी यूज किया, बुलबुला, इस बुलबुले को पहचानना आना चाहिए। आदमी अपनी पोटेंशियल दूसरे से पूछता है, कपड़े अच्छे पहनता है, दूसरे से पूछता मैं कैसा लग रहा हूं। प्रॉपर्टी खुद खरीदता है, दूसरे पूछता मैं लूं या न लूं। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, अपना डाटा एनालिसिस करो कि क्या इस प्रॉपर्टी के रेट इतने यहाँ क्यों हैं, कल को रेट क्यों बढ़ेंगे, उस क्यों का कारण जानने की कोशिश करो। जिसने उस क्यों को पकड़ लिया, उसके पास सब बातों के जवाब है। जिसके पास खाली सुनी सुनाई किस्से और स्टोरियां हैं, वो फंसने के लिए। क्यों को कैसे एनालाइज। आज आप कह रहे हो कि गुड़गांव इतना महंगा है या नोएडा इतना महंगा है, क्यों महंगा है? यहाँ से अगर आप 200 किलोमीटर चले जाओ, यहाँ जब 35,000 रुपये फुट की फ्लैट कर रहे हो, वहां 5,000 रुपये फुट भी फ्लैट नहीं बिकता। क्या वहां की जमीन ज्यादा अच्छी है या यहाँ की जमीन बुरी है? नहीं, जमीन से रेट के कभी भी पैसे तय नहीं होते। अवेलेबिलिटी कि कितनी अवेलेबिलिटी है और कितनी डिमांड है, इन 2 बातों पे प्रॉपर्टी के रेट तय होते हैं। कि यहाँ पे डिमांड कितनी है, डिमांड कितनी है, क्यों है। क्यों का मतलब यहाँ पे जॉब की अवेलेबिलिटी है, कि जो कल को बच्चा जॉब करेगा वो रहेगा कहाँ, जॉब के कितने चांस हैं, बिजनेस के कितने चांस हैं। जितने ज्यादा जॉब के चांस जहाँ पे होंगे, जितने ज्यादा बिजनेस के चांस जहाँ पे होंगे, जितने ज्यादा इनकम के आपको धनी बनाने के जितने रास्ते होंगे, उतनी प्रॉपर्टी वहां महंगी होगी। और जितनी चीजें ये जहां नहीं होंगी, वहां प्रॉपर्टी के रेट नहीं होंगे। बिल्कुल, ये एक थम रूल कह सकते हैं इसको। गुरुग्राम में तो आपने एक इंच जमीन देखी है, नोएडा को भी आप देख रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई नोएडा अभी भी सस्ती जगह है। आपको लगता है कि नोएडा पे भी रेट्स जो है वो कुछ समय के बाद गुरुग्राम के आसपास पहुंच सकते हैं, टक्कर दे सकते हैं, या फिर गुरुग्राम जो है ऊपर से ऊपर और नोएडा उसी रेशियो में ऊपर बढ़ता जाएगा? ये ना एक माइंडसेट है। रेट जो है एक माइंडसेट है। आज आपको गुरुग्राम महंगा लग रहा है, नोएडा सस्ता लग रहा है। अगर आप ग्रेटर क्लास चले जाएं तो आपको गुरुग्राम बहुत सस्ता लगेगा। आज दिल्ली, हम साउथ दिल्ली की बात करें तो 15 लाख रुपए से स्टार्ट होती है और 20 लाख रुपए गज तक चलती है। हम लैंड की बात कर रहे हैं। और गुरुग्राम की बात करें, गुड़गांव की बात करें तो 3 लाख से लेकर 4-5 लाख रुपए तक का रेट चलता है। दिल्ली बहुत ज्यादा महंगी है। दिल्ली 5 गुना महंगी है। लेकिन क्यों ऐसा, जबकि ट्रैफिक वहां पर, गाड़ियां मैं देखता हूं कि घरों के बाहर लगी रहती हैं, पार्किंग की जगह नहीं है, फिर भी क्योंकि एक्टिविटीज ज्यादा है और कैपिटल है ऑब्वियसली। जब भी तो रेट ज्यादा है सर, इतनी गाड़ियां हैं, इतनी डिमांड है। अगर वहां गाड़ियां ही ना हो, जगह ही ना, जगह मिल जाए, पार्किंग मिल जाए, फिर क्यों इतने पैसे खर्च करें। अगर वहां गाड़ी लगाने की जगह नहीं है, आप चांदनी चौक जाते हो, आप कनॉट प्लेस जाते हो, वहां गाड़ी लगाने की जगह नहीं है। गांव में आप महीने के पैसे नहीं देते, वहां इतने पैसे एक दिन की पार्किंग के दे आते हो, 100 रुपए घंटे के हिसाब दे आते हो। क्यों दे के आते हो? वहां आपको अवेलेबिलिटी नहीं है। अगर अवेलेबिलिटी हो तो फिर वैल्यू नहीं है। तो ये वैल्यू, और जो दिल्ली अगर आप कह रहे हो कि इतना ट्रैफिक है, इतना वहां है, तो वहां पे बिजनेस का शौक पूरे देश का व्यापारी, अगर किसी को कुछ भी होलसेल लेना है, कुछ भी कोई मॉडल यूज करना है, सबसे पहले दिल्ली आता है।
तो या उसके बॉम्बे आता है, ज्यादा से ज्यादा नजदीक रहना चाहते हैं ज्यादा लोग से ज्यादा नजदीक रहे। कि जो और हब उसके है। पास जो आइडिया होता है पूरे देश के आइडिया होते हैं, हम्म, उसका जो सोचने का तरीका होता है पूरे देश का होता है। हम्म, एक टीयर 3 टीयर 4 सिटी से आदमी आता है तो वो टीयर 3 के बारे में सोचता है कि भाई ये हो जाएगा तो मैं क्या क्या। एक बड़ी पुरानी कहावत है, मेरे को कहावत याद आ गई। एक ना मास्टर जी टीचर होता है, तो उस टीचर को बोला जाता है कि अगर तेरे को बिरला की सारी प्रॉपर्टी दे दी जाए, सारा तेरे को धन बार सब उसको तेरे को सीईओ बना दिया जाए, तो तू कितने पैसे कमाएगा? तू बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत बच्चों को पढ़ाता है। कहता मैं उससे ज्यादा कमाऊंगा। कहता कैसे? कहता शाम को ट्यूशन भी तो पढ़ाऊंगा। तो उसका माइंडसेट अपनी ट्यूशन से नहीं हट रहा, वो हजारों स्कूल चलाने की बात कर रहा है, हजारों इंडस्ट्री चलाने की बात कर रहा है। तो एक माइंडसेट है, टीचर कहता है मैं शाम को ट्यूशन भी तो पढ़ाऊंगा। तो ये एक माइंडसेट का है, दिल्ली का माइंडसेट अलग, नजरिया जो है वो बड़ा मायने रखता है। एक आदमी कहता है सामने आपके पानी रखा है गिलास में, एक आदमी कहता है आधा गिलास खाली है, दूसरे आदमी से पूछो आधा गिलास भरा है, दोनों एक ही गिलास को देख रहे हैं। कोई खाली हिस्से को देख रहा है, कोई भरे हिस्से को देख रहा है। पानी भी वही है, गिलास भी वही है, लेकिन अपनी अपनी सोच है, कौन भरे हुए हिस्से को देख रहा है, कौन खाली हिस्से को देख रहा है। बिल्कुल, चश्मे अलग अलग होते हैं, सभी अपने चश्मे से अलग अलग चीजें देखते हैं। खैर, महंगी हो गई है प्रॉपर्टी, ये तो बात हो रही है, लेकिन लोग अभी भी जो है वो घर खरीदना चाहते हैं, आशियाना अपना लेना चाहते हैं, एक छत चाहते हैं, और उससे उनका बहुत ज्यादा इमोशन जुड़ा होता है। लेकिन कई बार जो है वो पैसे उनके पास नहीं होते, वो लोन लेना चाहते हैं बैंक से, लेकिन बहुत सारे एडवाइस करते हैं नहीं भाई उससे आपकी प्रॉपर्टी आपको डबल देना पड़ेगा 20 साल में, अगर आप 20 साल का टेन्योर ले रहे हो। क्या किसी प्रॉपर्टी को लेने के लिए लोन लेना चाहिए बैंक से, या फिर अपने पैसे का इंतजाम करके उधार लेकर दोस्तों से, जैसे लोग रिश्तेदारों से, कुछ वैसा करना चाहिए? अगर आप अपने जीवन को ग्रोथ में ले जाना चाहते हैं, आप चाहते हो कि हम अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ी को कुछ दे के जाए, कुछ बन के दिखाएं, कुछ करके दिखाएं, तो आपको लोन जरूर लेना चाहिए। अच्छा, लोन लेना चाहिए? लोन जरूर लेना चाहिए, लेना नहीं जरूर लेना चाहिए, गोल्डन लाइन है, लोन जरूर लेना चाहिए। क्या बात है। अब क्यों लेना चाहिए उसके पीछे का रीजन बताता हूं। मान लो आप कोई प्रॉपर्टी लेते हो जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपए है, और उस 2 करोड़ में आपके पास 1 करोड़ 20 लाख रुपए, या राउंड फिगर 1 करोड़ रुपए मान लेते, आपके पास 1 करोड़ रुपए अवेलेबल है और 1 करोड़ रुपए शॉर्ट है। आपको 1 करोड़ रुपए बैंक, अगर आपकी एलिजिबिलिटी ठीक है, आपकी सिबिल ठीक है, तो आपको 4 बैंक लोन देने के लिए तैयार हैं, और आपका दरवाजा नॉक करेंगे कि भाई लोन ले लो, और आपने लोन ले लिया, आप उसकी ईएमआई टाइम से पे करते रहो, तो आपको अगले 2 साल में 2 करोड़ की एलिजिबिलिटी तक ले जाएंगे। थंब रूल है क्या कि उसकी ईएमआई टाइमली पे होनी चाहिए। अब यही पैसे आपने परिवार से किसी से ले लिए, मामा से ले लिए, चाचा से ले लिए, ताऊ से ले लिए, दोस्तों से ले लिए, दोस्तों से ले लिए, तो आपकी फैमिली अपने आप को रिग्रेट करेगी। आप ग्रोथ की तरफ नहीं करोगे, उनके एहसान के नीचे दुखते रहोगे कि भाई तेरा ये मकान ऐसे नहीं बना, मेरे चाचा ने पैसे दिए थे। वो चाचा सबका है, कोई भी आके बात कह सकता है, वो मामा सबका है, अरे मेरे गांव के सरपंच से पैसे लेके दिए थे, आज चौड़ा हो रहा है यहाँ पे बैठ के। तो आपको कितने ताने सुनने पड़ेंगे, कितना वो करना पड़ेगा। पैसे तो वो भी लौटाने पड़ेंगे, लेकिन वो तानों भरे पैसे, दुख भरे पैसे, उनके सामने जब भी अपने 100 काम छोड़ के आपका ड्यूटी ओवर चल रहा है, आपको 2 घंटे ओवर टाइम लगाना है, घर गेस्ट आ गए हैं, तो आप उनको मना नहीं कर पा रहे कि आपने पैसे ले रखे, उनके एहसान के नीचे दबे हुए आप। और आपने बैंक से लोन लिया है, आपको पता है मेरे को इसकी ईएमआई भरनी है, और अगले महीने मेरे को बच्चों की स्कूल की एडमिशन की फीस भी भरनी है, मेरे बच्चे यूएस का भी प्लान कर रहे हैं, तो आप ग्रोथ के बारे में सोचोगे कि मैं अपनी इनकम को कैसे बढ़ाऊं। जहां भी आप काम कर रहे हो, अपनी अवेलेबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ाओगे, अपना ओवर टाइम करोगे, या कुछ और साथ में बिजनेस की बात देखोगे, तो आप सुबह 11 बजे की बजाय 9 बजे ऑफिस में मिलोगे। हो सकता है 2 घंटे पहले कुछ ओवर टाइम काम करोगे, तो उससे क्या होगा, आप बीमार नहीं होंगे। सबसे बड़ी बात, जब आप टाइम से रेडी होके ऑफिस पहुंचेंगे, टाइम से पहले सब काम पहुंचेंगे, तो आप टाइम से उठेंगे, टाइम से उठेंगे तो टाइम से अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो आप दूसरी जगह से पैसे कमाएंगे उसकी ईएमआई पे करेंगे। 5 साल आपने दुख के काटे जो ईएमआई में निकाल दिए। जो प्रॉपर्टी आपने 2 करोड़ रुपए की ली थी, 5 साल बाद मोटा मोटा सब कुछ ठीक रहे तो वो प्रॉपर्टी मान लो 4 करोड़ की मिनिमम है,
वैसे तो 6 करोड़ की भी हो सकती है, लेकिन 3 साल में प्रॉपर्टी डबल हो जाती है, 3.5 साल में। नहीं, लोगों की आशंका इसलिए होती है कि कुछ दौर आए, जैसे कि 2009 के बाद से प्रॉपर्टी के रेट्स कम थे, मैं फिर उसी कोविड काल उसी पे उसी भी। बात पे आता हूँ, उसी बात पे आता हूँ। मोटा मोटा हम 3 साल की एवरेज नहीं मानी, 5 साल की। 5 साल में जो आपने ईएमआई पे की, आपकी ग्रोथ जो है 2 करोड़ वाली 4 करोड़ की बन गई, आप एक प्रॉफिट की वोगन में बैठ गए। दूसरी बात, आप हेल्थ कॉन्शियस हो गए। तीसरी बात, आपने ग्रोथ की तरफ जाने लगे, आपने खर्चे कंट्रोल कर लिए। गाड़ी BMW की जगह छोटी गाड़ी रखी। सुबह 12 बजे आप ऐसे मस्कते उठते ना उठ के सुबह 9 बजे उठे, टाइम आपकी बच्चों भी टाइम से उठे, उनको पता है कि घर पे पूरा फोकस है। फोकस है। अगर पापा टाइम से उठते हैं तो बच्चों को भी टाइम से उठना पड़ेगा, वाइफ को भी टाइम से उठना पड़ेगा और टाइम से ही सोना पड़ेगा। तो उससे क्या है कि सबकी काम करने की जो अवेलेबिलिटी है, जो योग्यता सबकी बढ़ती है, आपकी अकेले की नहीं, सबकी बढ़ी। बच्चों को भी पता है पढ़ना है टाइम, बच्चों को कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना। तो उन सब खर्चों से 5 साल बाद जो आपने बैंक से पैसे लिए थे 1 करोड़ रुपए, वो मान लो 5 साल में आपने 20 लाख रुपए चुका दिए। आपने वो प्रॉपर्टी जो 2 करोड़ की ली थी वो आपने बेच दी 4 करोड़ रुपए की। 4 करोड़ रुपए में 1 करोड़ रुपए आपका प्रिंसिपल था, 20 लाख रुपए आपने लोन दे दिए, एक 20 निकल गया। एक 20 निकल गया। आपके पैसे, कितने पैसे बचे आपके पास? तो करोड़ों में खेलिए अब आप। तो आपकी जो 4 में से 1 20 चले गए, 2 करोड़ 80 लाख रुपए प्रॉफिट हो गया। तो 1 करोड़ रुपए लगा के आपने पैसे डबल नहीं करे, आपने 3 गुना कर लिए। ये बैंक की कमाल थी कि आपने पैसे 3 गुना कर लिए। दूसरी बात, वो 20 लाख रुपए आपने कमा के दिए हैं, अपनी वो भी अवेलेबिलिटी बढ़ाई है। अब जो आपका सोचने का जो लेवल है, हम गिलास की बात कर रहे थे, 20 से ऊपर का है। अगर आपको काम करने की आदत पड़ गई, आपको सुबह 5 बजे उठने की आदत पड़ गई है, तो वो कोई मरी थोड़ी है कि ऐसा थोड़ी कि आज आप उसको वो करोगे। तो अगर आपने लोन चुका दिया तो भी उसके बाद तो अब 5 करोड़ प्रॉपर्टी लेने का सपना रहेगा आपका। तो लोन ने आपकी एलिजिबिलिटी बढ़ा दी, आपकी वेल्थ बढ़ा दी, आपकी ग्रोथ बढ़ा दी, आपकी काम करने की क्षमता बढ़ा दी। तो लोन का जब भी मौका मिले लेना चाहिए। और दूसरी बात, लोन आपकी एलिजिबिलिटी बढ़ाता है। जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर रिश्तेदार तो आके ताने मारता है, बैंक कहता है भाई अभी तो 2 करोड़ लिए, तब 4 करोड़ रुपए ले। आपकी वैल्यू बढ़ गई, आपकी वैल्यू बढ़ गई, आपकी वेल्थ बढ़ गई है। लोन लेने पे ये भी होता है कि जो बैंक वाले हैं वो लीगल उनका वो सेल होता है, वो चेक करते हैं प्रॉपर्टीज वगैरह की। ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, एक बहुत बड़ा ट्रुथ है। जो इतनी वेरिफिकेशन आप अपनी प्रॉपर्टी के लिए करते हो, उससे 2 गुना ज्यादा बैंक आपके लिए करता है। क्यों करता है? बैंक अपने पैसे उसमें लगाता है, बैंक का अपना जोखिम होता है, और बैंक एक प्रोफेशनल तरीके से करता है। आप एक अपनी नजरिए से, आपको पता है फलाना आदमी अच्छा है, फूफा जी हमारे घर में वो समझदार है, फूफा जी से सलाह लोगे। किसी के घर जिया जी बहुत अच्छी है तो वो उनसे, किसी के घर मामा जी है तो वो उनसे लेंगे। लेकिन बैंक बुआ फूफा मामा पे नहीं जाएगा, उसका जो स्पेशलिस्ट है, उस इलाके का जो स्पेशलिस्ट है, उससे उसकी लीगल कराता है। ऐसा नहीं कि बैंक लीगल के लिए किसी को भी दे दे। हर बैंक के लीगल के पैनल पे अलग अलग एरिया वाइज लोग होते हैं, और कई दफा बैंक उसको, अगर बैंक को डाउट हो तो थर्ड पार्टी भी करा लेता है। मैं एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, जो आप कच्ची कॉलोनियों में बुलडोजर चलते हुए देखते हैं, कि कोई भी आज तक किसी भी ऐसी प्रॉपर्टी पे बुलडोजर चलता नहीं देखोगे जिसपे बैंक लोन होगा। क्यों? कि वो, अगर कोई ऐसी कच्ची कॉलोनी होगी, वो मास्टर प्लान में नहीं आती होगी, प्लान में नहीं आती होगी, उसका नक्शा पास नहीं होगा, उसका कंप्लीशन नहीं होगा, वहाँ इलेक्ट्रिकल नहीं होगी, वैसे बैंक लोन नहीं देगा। तो बैंक लोन नहीं देगा तो आप वहाँ खरीद नहीं पाओगे तो आप जोखिम। तो पता लगा आज प्रॉपर्टी ली 10 साल बाद टूट गई, तो 10 साल बाद आपके सपनों का क्या हाल होगा? अगर आपने उस दिन लोन लिया होता तो इस जोखिम से बच जाते हैं। बिल्कुल, मतलब प्रॉपर्टी सही है या नहीं, आप लोन लेते हैं तो ये भी आप कम से कम खुद इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत ही नहीं है, बैंक आपकी तरफ से वो कर खुद देगा। इन्वेस्टिगेट करना है, लेकिन बैंक आपको उसमें काफी हद तक ज्यादा करेगा। आप उस तह तक जितने बैंक कर भी पहुंचते हैं, जो इनका लीगल डिपार्टमेंट जाता है, उतना एक इंसान, सामान्य इंसान नहीं जा पाता, सामान्य आदमी नहीं जा पाता है। ऐसा नहीं कि बैंक से चीटिंग नहीं होती, गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन नंबर ऑफ परसेंटेज की बात करो तो बैंक से 5-7%, खुद से 100% में से 80% गलती होने के चांस होते हैं। तो ये परसेंटेज में अगर कैलकुलेट करो तो बैंक से बड़े कम चांस होते हैं कि इतनी बड़ी गलती हो जाए। अब जब ये गलती और फ्रॉड की बात हो रही है, तो किस तरह के फ्रॉड्स होते हैं जिनसे कि बचने की जरूरत है, जिन पर ध्यान देना चाहिए अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा है? देखो, फ्रॉड जब भी आपके साथ होगा ना, बड़ी गलत चुभने वाली बात कर रहा हूँ, हमारे व्यूअर को भी बहुत चुभेगी, हमारे साथियों को भी बहुत चुभेगी। जब भी आपके साथ कोई फ्रॉड होगा तो कोई ना कोई आदमी अपना जरूर होगा आपके साथ फ्रॉड करने में। अच्छा, जब तक आपका अपना आदमी
उस फ्रॉड में इन्वॉल्व नहीं है तो आपके साथ फ्रॉड नहीं हो सकता। नहीं, कोई दूसरे जैसे तीन लोगों को कोई किसी ने घर भेज दिया, कोई आप उसके पास इश्तिहार देख कर गए हैं, आप एडवर्टीजमेंट देख कर पहुंचते हैं, तो वैसे भी होता है। जब आप किसी थर्ड पार्टी से, एक अनजान आदमी से कोई भी चीज लेते हो तो उसकी वेरिफिकेशन जरूर करते हो, उस पे आंख देख के, आंख मूंद के विश्वास नहीं करते। जब आप किसी अनजान आदमी से कोई चीज लेते हो, मान लो आप किसी एक जानकार की दुकान पे कोई सामान लेने गए, चश्मा ही लेने चले गए, उसने कहा जी इसके गिलास बहुत अच्छे हैं, ये रात को भी ये करते हैं, और उसने कहा जी चश्मा, कहता बेचता तो मैं 60,000 रुपये का हूँ पर अपना जो है 45,000 रुपये का आता है, तो आप 45,000 रुपये देता हूँ। आप शर्म के मारी बोल नहीं पाते कि उसने खुद ही आपको कह दिया कि बेचता मैं 60 का हूँ, आप घर के आदमी हो और मेरा 45 का आता है, तो मैंने आपको 45, आप 45 दे दो। आप उसको ये भी नहीं कह सकते मैं 40 ले ले क्योंकि उसने आपको कहा है। अब यही चश्मा आप दूसरी दुकान पे जाते हो जो आपका जानकार नहीं है, वो कहता है जी 45,000 रुपये का, आप उसको सीधा को भाई 25,000 रुपये लेने हैं, वो कितने कुछ कहता है तो आपको कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन कोई अपना आदमी कहता है तो आप सामने से पलट के उसको जवाब नहीं दे पाते कि भाई कम कर ले। कोई बहाना मार सकते हो कि पैसे नहीं, कोई बात नहीं, आ जाएंगे, तेरे मेरे पैसे कहाँ गए हैं, आपको शर्म का मारी लाना पड़ जाता है। वो कोई ऐसी टोंट कस देता है, अरे तू तो पूछता ही पूछता, तेरे बस की नहीं है लेना। एक तो आप उसको पैसे दे रहे हो, एक अपने आप को कहलवा रहे हो तेरे बस की नहीं है, तो फिर आदमी शर्म के मारी। तो इसी तरह प्रॉपर्टी में जब भी कोई फ्रॉड होता है तो सामने वाला कहता है अरे मैं बैठा हूं ना, क्यों चिंता कर रहा है, तो वही आदमी फंसता है कि मैं बैठा हूं, तू क्यों चिंता कर रहा है। अगर आपने प्रॉपर्टी की पूरी लीगल चेक कराई, थर्ड पार्टी से जाके चेक कराई, आप 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ले रहे हो, 5,000 रुपए का वकील नहीं कर रहे, वकील के पास कब जा रहे हो, जब फंस जा रहे हो, फिर चक्कर काट रहे हो। अरे पहले वकील के पास किसी से प्रॉपर चेक करा लिए होते, 5,000 रुपए दे दिए होते, तो 2 करोड़ रुपए थोड़ी ना। ये बड़ी बात है, ये जो बाद में आप जो जाते हैं करते हैं वो पहले कर लें, ये सावधानी। और बाद में 5 लाख रुपए देने को तैयार हो, 10 लाख रुपए देने को तैयार हो, और फिर आप चॉइस करते हो कौन सा वकील ठीक है, कौन सा अच्छा वकील, कौन सा अच्छा जो ज्यादा झूठ। अगर जिसने आपसे 2 करोड़ रुपए लिए हैं, तो जिसने 2 करोड़, आप 5 लाख वाला करोगे, वो 25 लाख वाला करेगा, तो आप उससे कहां लड़ोगे। आज जब आपने उसको पैसे देने, आज 5,000 वाला भी वो काम करेगा जो 5 लाख वाला नहीं करेगा। सही। तो हमेशा अपनी लीगलिटी चेक करानी चाहिए, किसी पे कोई ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। कोई भी अपना हो, मैं ये नहीं कहता कि अपना बुरा है, कोई भी अपना कितना भी कहे को, भाई डाटा जो है मुझे प्रॉपर चेंज चाहिए। प्रॉपर्टी जहां है वहीं की वही रहेगी, कभी प्रॉपर्टी 1 इंच भी आगे पीछे नहीं हो सकती। प्रॉपर्टी के पेपर खराब होते हैं, उसकी लीगलिटी खराब होती है। जमीन तो जहां भगवान ने दे दी वहीं की वहीं है, भगवान ने पेपर बना के खराब नहीं होती, पेपर्स खराब होते हैं। पेपर खराब होते हैं। तो पेपर आपको चेक कराने ही चाहिए, चेक किसी से भी, चाहे रियल फैमिली में भी चीज ली जाए तो भी पेपर आपको चेक कराना चाहिए। देखिए, जब ये फ्रॉड की बात हो रही है, पेपर चेक कराने की बात हो रही है, लोगों के मन में जो इस तरह के कंफ्यूजन है, डर है, आशंका है, उसको दूर करने के लिए एक संस्था बनी थी, रेरा। अब कई बार लोग कहते हैं कि ये रेरा से जो है, ऐसा लगता है कि बिल्डर्स जो है उनके फेवर में डिसीजंस हो जाते हैं, रेरा के फेरा में फंस गए, ऐसी बात कई बार चीजें आती हैं। रेरा कितना यहाँ पर कहा जाए कि ऑथेंटिक है, रेरा अगर उसमें है किसी प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है कि रेरा से अनुशंसित, तो क्या मान लेना चाहिए कि वो सही है? मैं रेरा का आपको उदाहरण देता हूँ। रेरा आपकी हेल्प कर सकता है, उदाहरण से समझाता हूँ। आप एक रेड लाइट क्रॉस कर रहे हैं और आपने देखा सामने लाइट रेड है, आप क्रॉस कर गए, आगे पुलिस वाले ने आपको रोक लिया, तो पुलिस वाला कहता है जी अपना लाइसेंस दिखाओ। आप लाइसेंस दिखाते हो तो पुलिस वाला पूछता है क्या रेड लाइट नहीं दिखी? कहते दिखी थी। तो कहते क्यों फिर गाड़ी? कहते तू नहीं दिखा। हमारे हिंदुस्तान में ना रूल तोड़ने वाले को ज्यादा अच्छा लगता है। अगर जर्मनी में आप जाओ तो आप किसी हल्का सा रोड पे थूक फेंक दो तो आपको अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। कई जगह तो चालान हो जाते हैं, उसमें से तो आपको चालान तो सरकार करती है, लेकिन जो आपका अड़ोसी पड़ोसी जो साथी है, आपके परिवार के आदमी है, सोशल गाड़ी में से गन फेंक दिया तो आपको अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता, आपको बुरा माना। और हमारे देश में बिल्कुल उल्टा है। कैसा है? अगर आप जा रहे हैं गाड़ी में, टोल क्रॉस कर रहे हैं और आप अरे मंत्री जी की गाड़ी है, चार अरे भाई साहब इसकी तो बड़ी चलती है इसकी। अरे वो गलत कर रहा है, चीट कर रहा है, मंत्री जी की गाड़ी भी नहीं है, गाड़ी पे तो मंत्री जी को भी चला देना है, टोल देना, टोल बचा रहा है। वो सामने वाला कहता है चार लोग को बड़े खुश होते हैं। कुछ किस लिए होते हैं? वो रूल तोड़ते हैं। आप 4 आदमी की परिवार की
किसी मीटिंग में बैठे हो, किसी कॉन्फ्रेंस में बैठे हो, या 10 लोग आपके साथ बैठे हैं और आप सीधा फोन लगाते हो, सीएम साहब आज आपके प्रदेश में आए हुए थे, तो सामने वाले एकदम टेंशन हो जाते हैं। वो सीएम साहब को कुछ नहीं कर रहा, वो आपको सुना रहा है, आप रूल तोड़ रहे हो। सीएम साहब को बिना काम के क्यों तंग कर रहा भाई, ये क्यों दिखा रहा है मैं सीएम साहब को जानता हूँ। तो भाई हमारे यहाँ रूल तोड़ने वाले ज्यादा कामयाब माने जाते हैं। तो रेरा जो है वो आपकी हेल्प कर सकता है, लेकिन रूल तोड़ने में बहुत ज्यादा उसके पास पावर्स नहीं है, या फिर पावर का इस्तेमाल भी नहीं होता है। क्या ज्यादा जवाबदेह और जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए रेरा को, लगता नहीं है? बहुत कुछ करने की जरूरत है। अभी कोई भी चीज नहीं आती है, सरकार कोई चीज पॉलिसी लाती है तो उसमें बहुत सारी त्रुटियां रह जाती हैं। उन त्रुटियों को जैसे जैसे समय आता रहता है उनको ठीक किया जाता है। तो इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। रेरा पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। 100% रेरा है ठीक है, लेकिन 100% रेरा आपकी हेल्प नहीं करता। मान लो कि आप बाइक पे जा रहे हो, आपकी बाइक में 2 सिलेंडर लाते हो आप, और आप तेजी से गाड़ी चलाए जा रहे हो, तो आप समझ रहे हो कि मैंने दोनों तरफ टायर लगा लिए तो मुझे कुछ नहीं होगा, तो कोई भी गाड़ी आपके मार देगा, तो फटना आपको ही है। तो रेरा जो आपने दोनों तरफ टायर लगा दिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बाइक मारेगा तो आप फटेंगे, नहीं, फटना पक्का। सावधान तो आपको सावधानी खुद ही रखनी है, वो करना है। चलिए, जब इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है तो हम लोग घर तो खरीदते ही हैं उससे, क्योंकि भावनाएं जुड़ी होती हैं, इमोशंस जुड़े होते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अगर देखा जाए तो घर, प्लॉट या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी, किसको आप ज्यादा पसंद करेंगे? बहुत अच्छा सवाल है ये आपका, बहुत ही अच्छा सवाल है। और ये सवाल आपका नहीं, आधी देश की जनता का सवाल है कि मैं क्यों लूं। मैंने अभी आपसे एक पहले भी क्वेश्चन का आंसर किया था कि ये क्यों का सवाल है। क्यों, जिसको अपनी क्यों निकालनी आ गई वो इसका आंसर उसके पास आ गया। तो इसका आंसर मैं थोड़ा डिटेल में देता हूँ, थोड़ी सी बारीकी में जाता हूँ। सबसे पहले आप अपनी जरूरत को समझो कि मेरी जरूरत क्या है। अगर आप बिजनेस करते हैं, आपकी शॉप है, आपको लगता है कि आपको बच्चों को आने वाला भविष्य शॉप में है, तो आपको एक नहीं, जितनी आपकी ताकत है, जितने आपके पास पैसे हैं, उतनी शॉप लेनी चाहिए। अलग अलग मल्टीपल लोकेशन पे लेनी चाहिए। अच्छा। जहां आपको लगे कि मेरे बच्चों का यहाँ भविष्य उज्जवल हो सकता है। और पहले कहावत सुना करते थे, दुकान से मकान बनते देखे हैं, मकान से दुकान बनती नहीं देखी। अगर एक कहावत हमने अक्सर सुनी थी। तो ये जो आदमी दुकान करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, उनके लिए कहावत ठीक है। लेकिन जो आदमी करते कॉर्पोरेट जॉब में, जॉब यूएस कर रहा है, तो उसके लिए दुकान किसी काम की नहीं है। दुकान का कब्जा भी खाली नहीं कर, तो घर ही ले लो, घर ले लो नहीं, उसको अपनी जरूरत समझो सर। अच्छा, कोई भी चीज डिसाइड इस दुनिया में कोई भी चीज लेनी है, ये कोई 10 रुपए की कोल्ड ड्रिंक नहीं आपने पी और फेंक दी। आपने शाही पनीर लिया, 100 रुपए का खाया, नहीं खाया तो मजा नहीं आया, फेंक दिया। प्रॉपर्टी है, सारी जिंदगी की कमाई लगानी है आपको। पहले आपको अपनी नीड को एनालिसिस करना है कि मुझे प्रॉपर्टी क्यों लेनी है। तो जो बाहर रह रहा हो, वो जो बाहर रह रहा है, जो यहाँ रह रहा है, हर आदमी की जरूरत है। किसकी क्या जरूरत है, अपनी जरूरत को समझो। किसी भी एक आदमी की आप उदाहरण उठा लेते हैं कि मान लो आप जॉब करते हो और आप जो है मुरादाबाद रहते हो और आप कहते हो जी प्रॉपर्टी में गुड़गांव लेना चाहता हूँ। तो पहले आप अपनी फैमिली का चार्ट बनाओ कि आपकी फैमिली में कितने लोग। अच्छा, आप खुद क्या करते हैं, आपके मम्मी पापा क्या करते हैं, आपके बच्चे क्या करते हैं, आपके बच्चों का भविष्य क्या है, उनकी पढ़ाई कहाँ पे होनी है, उनकी जॉब कहाँ पे लगनी है, आपका खुद का क्या है। उसके बाद उसमें से किसके पास कितनी इनकम ब्रैकेट है, किसके कितने खर्चे हैं, सब चीज का पूरा एनालिसिस करो। उसके बाद डिसाइड करो कि मेरे को अगर मैं ये प्लॉट गुड़गांव लेता हूं तो मेरे किस काम का है। अगर आपके बच्चों को जॉब गुड़गांव करनी है तो गुड़गांव लेना बनता है। अगर आपके बच्चों को जॉब नोएडा करनी है तो नोएडा लेना बनता है। अगर उनको जॉब लखनऊ करनी है तो लखनऊ लेना बनता है, गुड़गांव क्यों लेना बनता है। बिल्कुल। अगर उनकी जॉब यूएस है, उनका टारगेट यूएस है, तो यूएस को टारगेट करना है ना, गुड़गांव को क्यों करना है। नहीं, लौटना है कहीं, उनका मन कि भाई मैं लौटूंगा तो फिर रहूंगा। हाँ, तो आपकी उसी में आ गया ना आपके कि आप अपना प्लान तो बना, फ्यूचर का प्लान। हर आदमी क्या करता है, अपना गोल सेट नहीं करता, गोल गोल घूमता रहता है, गोल गोल घूमता रहता है। अपनी जिंदगी का आज वेल एजुकेटेड का जमाना है, एआई का जमाना है, कंप्यूटर का जमाना है। आप अपना गोल बनाओ कि आपको क्या चाहिए और क्यों चाहिए। आप जहाँ पे रहते हो वहां से आपको रेलवे स्टेशन से जाना पड़ता है, वहां से 1 घंटे का रास्ता है, और आपने रेलवे स्टेशन से 1 घंटा दूर घर ले लिया। पता लगे वहां से आपकी ट्रेन छूट गई, रास्ते में फाटक बंद मिल गया, तो आपको रेलवे स्टेशन के पास जाना चाहिए। पता लगे आप बस से जाते हो तो बस के टाइमिंग के हिसाब से
पता लगता है मेट्रो से जाते हो तो मेट्रो की किराया, पता लगे बच्चों का स्कूल आपका बहुत दूर है, अगर बच्चों की बस छूट गई तो 1 घंटा छोड़ने के लिए जाना पड़ेगा। तो आप अपनी, हो सकता है आप दिल्ली मेट्रो सिटी में ऐसी जगह रहते हो जहां आपको हर सेकंड में ओला मिल जाती है, आप जाती ही ओला से हो, तो आप अपनी जरूरत को समझो कि मेरी जरूरत कहाँ है। आप इंडस्ट्री की बात करें कि इंडस्ट्री लेनी चाहिए, अगर आप इंडस्ट्री में हो, आप कोई चीज की इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हो, ऑलरेडी आपकी चल रही है, या आप ट्रेडिंग में जा रहे हो, आपको पता है कि मुझे इसकी इंडस्ट्री लगानी है, तो आपको 100% इंडस्ट्री में जाना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन अभी जैसे ये कह रहे थे कि भाई हमें या कमर्शियल प्रॉपर्टी लेनी चाहिए या फिर घर या दुकान लेनी चाहिए। शॉप्स में भी लोग कहते हैं कि ग्राउंड फ्लोर वाले शॉप्स लेने चाहिए, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे उतनी ज़्यादा जो है वो शॉप्स नहीं चलती हैं। बिल्कुल आपका आंसर ठीक है, लेकिन ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर की शॉप में रेट का डिफरेंस इतना ज़्यादा होता है। अगर नीचे की शॉप 3 करोड़ रुपए की आ रही है तो ऊपर की शॉप भी 60 लाख रुपए की मिल जाती है। तो अगर आप 60 लाख रुपए की शॉप ले रहे हो, 60 लाख की एक्सपेक्टेशन करेंगे, पैसे कितने हैं इस पे भी डिपेंड करेगा। और दूसरी बात, कुछ शॉप ऐसी है जो चलती ही ऊपर है, बहुत सारी शॉप अगर आप देखो कोई प्राइवेसी का काम है, एक डॉक्टर है जो प्राइवेसी की डील करता है, तो उसके बाद प्राइवेसी की जगह ज्यादा चलती है। वो हर आदमी यही देखता है कि मेरे को कोई आता जाता ना देखे। कोई यानी आंख मूंद के केवल ग्राउंड पे है शॉप तो उसको ले लें, ये ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। आप ऊपर भी आराम से आप अपनी नीड समझो सर, आपकी जरूरत क्या है, आपका काम क्या है। आपका एक डॉक्टर नामी ग्रामीण डॉक्टर है, वो कहीं भी बोर्ड लगा दे वहीं लोग पहुंच जाएंगे, उसको पता है मेरे को दवाई उसकी लगती है, या वो चौथी मंजिल पे बैठ जाए वहां भी लाइन में लग जाएंगे। कोई आर्किटेक्ट हो तो वो भी आराम से अपना वहां कर सकता है। तो आप अपनी नीड के ऊपर सारा खेल है। अब CSE को कोई बोर्ड लगाने की क्या जरूरत है। लेकिन जैसे किसी के पास रहने के लिए घर तो है, वो चाहता है कि हम निवेश करें, तब फिर बात होती है कि वो अगले घर में करे कि कोई प्लॉट ले या कमर्शियल प्रॉपर्टी ले, तब और ये सवाल जो है देखो वो हो जाता है। इसमें एक फॉर्मूला है, आप अपनी योग्यता को पहचानो पहले, आप किस चीज में योग्य हो, प्रॉपर्टी पे वैसे डिसाइड करनी है। मैं डिटेल में बताता हूँ। मान लो आप सिंगिंग के आदमी हो, तो आपको सिंगिंग फिल्म सिटी के आसपास प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। आप उस प्रॉपर्टी को लेंगे तो आपको वहां जाने का मन करेगा, आप उसकी देखभाल अच्छे से कर पाओगे। आपको सिंगिंग के वहां 10 लोग मिलेंगे, तो उन्हीं में से किसी न किसी सिंगिंग अच्छी रेंट पे चली जाएगी, अच्छा बायर रहेगा, अच्छा एनवायरनमेंट रहेगा। आप डॉक्टर हो तो आपको किसी हॉस्पिटल के पास लेनी चाहिए। अब आप कह रहे हो जी मेरे को तो इंडस्ट्री में मन चलता है, तो अगर आपका जिस इंडस्ट्री में मन चलता है उस इंडस्ट्री के पास जाके प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। प्रॉपर्टी सब जगह अवेलेबल है, आपका शौक जिस चीज में होगा आप उसकी कैपेबिलिटी को 100 गुना बढ़ा दोगे। अगर आपका शौक नहीं, मान लो आपने एक कपड़े की इंडस्ट्री में जाके प्लॉट ले लिया और शौक आपका फिल्मी सिटी में, आप घूम सारे दिन फिल्मी सिटी में रहे हो, अपने प्लॉट पर आपने 5 साल से चक्कर भी नहीं मारा, पता लगा वहां कब्जा कोई और करके बैठा हुआ या किसी चाय वाला को और बैठा हुआ, सफाई भी नहीं आज तक हुई, क्यों? आपका इंटरेस्ट ही नहीं है। अगर आपका इंटरेस्ट यहाँ है और आपने यहाँ ली होती तो कोई ना कोई आजू बाजू वाला मिल जाता, कोई बोलता कि भाई मेरे को यहाँ स्टूडियो बना दे, तेरे पास यहाँ जगह पड़ी है, मेरे बच्चे बहुत जगह ढूंढते हैं, कोई सस्ती जगह कुछ मुझे ढूंढते, तो आपकी उसी में से इनकम स्टार्ट हो जाती। तो इन्वेस्ट भी आदमी को अपनी हॉबी के हिसाब से करना चाहिए कि तेरी हॉबी किस चीज में है, और डिस्टेंस तो मायने रखता ही है, डिस्टेंस अपने नजदीक। और दूसरी बात उस जगह लेनी चाहिए जहां आप आ जा सको फ्रीक्वेंट। ऐसा नहीं कि आप 5-5 साल प्रॉपर्टी में ना जाओ, फिर वो किसी और का ही है, जहां आप जा नहीं रहे हो तो किसी और का हो गया। आप ध्यान नहीं दोगे उस पर कोई और ध्यान देगा, और ध्यान दे देगा वो। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टी की बात हो रही है तो कनेक्टिविटी की बात होती है कि भाई रोड कनेक्टिविटी है वो प्रॉपर्टी अच्छी है, मेट्रो कनेक्टिविटी है या फिर एयरपोर्ट का इलाका है, कहाँ की प्रॉपर्टी ज्यादा अच्छी होती है? रोड कनेक्टिविटी, मेट्रो कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी, ये एक पैसे का हुआ है। अच्छा। अगर कोई रोड पे लगती है उसके अलग पैसे हैं, मेट्रो पे लगती है उसके अलग पैसे हैं, एयरपोर्ट पे लगती है उस पर अलग पैसे हैं। रोड तो यहाँ से बीकानेर तक चले जाओ वहां तक भी रोड है, बिल्कुल। मेट्रो की बात चले जाए तो आप NCR में थोड़ी सी जगह में है। एयरपोर्ट की बात करो तो पूरे देश की बात करो तो कितने एयरपोर्ट होंगे। तो ये भी आपकी नीड के ऊपर है कि आपको, आज आपके मन में क्वेश्चन इसीलिए आ गया कि आपके पास चारों चीजें, रोड भी है, एयरपोर्ट भी है, मेट्रो भी है,
और सब कुछ है। क्योंकि दिल्ली का ही या बहुत सारे ऐसे एरियाज में आप देख लें कि मेट्रो तो वहां पहुंच रही है, लेकिन सड़कें बड़ी संकरी सी हैं, वहां जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी मेट्रो वाली जगह पे लोग रह रहे हैं। देखो ये ना मेट्रो आपको शूट जब करती है जब आपकी मेट्रो की कनेक्टिविटी की आपको जरूरत है। जिस जॉब पे आप जाते हो आप मेट्रो से आते जाते हो, या जो आपका काम है आपके जो स्टाफ है वो मेट्रो से आता जाता है। आप तो BMW में घूमते हो, आप तो पिछले 2 साल में मेट्रो में बैठ के देखिए, तो आपको मेट्रो को क्या बेनिफिट है? तो आपको खुली जगह गाड़ी ऐसी जगह लेनी चाहिए, कहीं फार्म हाउस लेना चाहिए, जरूरतों के हिसाब से उसका है। और आपका फ्रीक्वेंटली एयरपोर्ट पे चक्कर लगता रहता है, महीने में 10 दिन आपको जाना पड़ता है, तो एयरपोर्ट के पास जानी चाहिए। है आपका रेलवे से वास्ता पड़ता है, आपका जो जॉब है आपको वाराणसी, जयपुर या कहीं बाहर जाना पड़ता है, तो आपको रेलवे स्टेशन के आसपास जानी चाहिए। तो अपनी नीड को समझो, ये भेड़ चाल की तरफ मत जाओ कि मेट्रो के पास रेट बढ़ेंगे। या रेट बढ़ना अलग चीज है, आपने अपनी जिंदगी का सुकून ही खो दिया। आपने प्रॉपर्टी ले गए अपनी जिंदगी का, आपने एयरपोर्ट के पास ले लिया, जाना आपको रेलवे से है। तो बीच का 1.5 घंटे का तो डिस्टेंस है, प्लेन पकड़ना है नहीं, लेकिन आपने वहां के पास प्रॉपर्टी ले ली। आप अपनी नीड को समझो, किसी के कहने से मत जाओ कि ये जगह अच्छी है। जगह सब अच्छी है। इस भगवान ने जो भी धरती बनाई है उसमें कोई कमी नहीं है किसी भी बात का। कई बार जो है वो लोग निवेश करते हैं ऐसी प्रॉपर्टी जहां से किराया मिले, तो वो बेहतर है या फिर कोई वैसी प्रॉपर्टी जहां पर कुछ सालों के बाद बेहतर एप्रिसिएशन हो? ये ना विजन का खेल है कि जहां आज किराया आ रहा है कल को यहाँ किराया बढ़ सकता है या कम हो सकता है। जो प्रॉपर्टी आप ले रहे हो उसके पैसे ज्यादा बढ़ सकते हैं या इसके ज्यादा बढ़ सकते हैं, वो भी एक चार्ट डाटा एनालिसिस का खेल है। जहां प्रॉपर्टी ले रहे हैं उसका मास्टर प्लान देखो, उस मास्टर प्लान में जो आप प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हो वो किस कैटेगरी में आती है। दूसरी बात, उसके आसपास आने वाली डेवलपमेंट क्या है, क्या क्या सरकार घोषणा कर चुकी है और क्या क्या घोषणा होने वाली है। वहां का DTP का प्लान, जो एक आपने मास्टर प्लान ले लिया, DTP से जाके पता करो कि ये जगह कितनी बंदों को अलॉट हो चुकी है। पता लगे DTP ने प्लान तो कर दिया 2050 का, आपको डीलर ने सपना दिखाया, भाई साहब यहाँ पे तो सेक्टर 44 आ जाएगा, यहाँ मेट्रो आ जाएगी, यहाँ वो आ जाएगी, तो आपने जो किराया आ रहा था वो भी छोड़ दिया और यहाँ ले लिया। तो जब आप गए, भाई तो 2050 का प्लान है, आज कहाँ बात कर रहे हैं हम। ये जेवर एयरपोर्ट की देख लीजिए, वहां पर कितनी प्रॉपर्टीज बिकी और बहुत सारे लोग कहे कि भाई हम तो फंस गए वहां जाकर। जेवर एयरपोर्ट को दिल्ली एयरपोर्ट दिखा के बेचा जा रहा है। आपको अपना चश्मा जो है दिल्ली एयरपोर्ट का लगाया जा रहा है और दिखाया जेवर जा रहा है। आप फर्स्ट टाइम दिल्ली एयरपोर्ट कब गए थे, एक दफा बताएं जरा। मुझे लगता है 1 साल पहले करीब गया था। फर्स्ट टाइम? पहले अच्छा, फर्स्ट टाइम मैं गया था 2002 में। 2002 में, तो तब वहां कितनी डेवलपमेंट थी? बस वही सामने जो एक वो एरिया है वहां पर, और ये सब तो होटल्स वगैरह भी नहीं आए थे उस समय। अगर उसके बाद हम 2010 में बात करें तो कितनी डेवलपमेंट थी? हाँ, फिर तो वहां पर रिहायशें थोड़ी बढ़ने लगी थी। और आज कितनी डेवलपमेंट है? आज तो फिर देखिए द्वारका एक्सप्रेसवे और सारी चीजें वैसी वहां आने लगी। जो 2002 में आपने एयरपोर्ट देखा था, आज जेवर एयरपोर्ट को देखें, क्या 2002 की स्थिति पे, उससे भी पिछली स्थिति पे है? वो तो उससे भी पिछली स्थिति में तो ये आप तो विजन क्या लगा रहे हैं? दिखा आज का एयरपोर्ट रहे कि एरो सिटी आ जाएगी, जी मैरियट आ जाएगा, ताज आ जाएगा, ली मेरिडियन आ जाएगा, ये कंपनी आ जाएगी, द्वारका एक्सप्रेसवे आ जाएगा। दिखा आज कर रहे हैं और कंपैरिजन कब का कर रहे हैं? 2002 तो आपने बताया क्या 2002 में एयरपोर्ट चालू हुआ? एयरपोर्ट तो उससे भी बहुत पहले से, बहुत पहले से था। तो ये बहुत पहले वाला विजन तो एयरपोर्ट आ जाया है और विजन आज का दिखाया जा रहा है। तो इस गलती में ट्रैप में लोग फंसते जा रहे हैं। अच्छा, तो यानी कि इससे बच्चे फिर उन ऐसे लोगों को क्या सलाह देंगे कि आप नजदीक के ही एरिया में आप निवेश सर अपनी जरूरत को समझें। खाली एयरपोर्ट को, अगर आपका जेवर एयरपोर्ट पे ऐसी फ्लाइट उड़ती हैं जो आपको काम आती है तो आपको लेना चाहिए। आपके काम ही नहीं आती जेवर एयरपोर्ट से, उनके क्यों लेना है? या मथुरा के आसपास जो लोग हैं वो बल्कि उनके लिए जिनकी अपनी नीड का सारा टोटल प्रॉपर्टी के ऊपर, अब मैंने पहले ही बताया, डिमांड और अवेलेबिलिटी के ऊपर खेल है। जेवर एयरपोर्ट से जहां तक आपकी निगाह जाती है वहीं तक डेवलपमेंट है और घर नाम की कोई चीज नहीं। तो अगले आने वाले 20 साल बाद जो आपको देखा जा रहा है वैसा सोचा जा सकता, हो नहीं सकता, वैसा सोचा जाएगा। और ये प्लान जो तैयार हुआ ये 40 साल में तैयार हुआ है,
तो आप जेवर एयरपोर्ट को आज वैसी निगाह से देख रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। बेचने वालों को तो बेचना ही है, बेचना ही है भाई। वो तो कह ही रहा है कि आएगा, वो कभी ना कभी तो आएगा ही वो। आप उतने लंबे समय के लिए तैयार रहिए। लोग तो चांद पे भी ले रहे हैं। एलन मस्क चांद पे हाँ बिल्कुल, ये है कि तैयार रहिए, लेकिन तुरंत जो उससे रिटर्न मिलना, जो आप सोच रहे हैं कि भाई बहुत ज्यादा उसके दाम बढ़ेंगे, वो वैसा शायद, क्योंकि वहाँ बहुत अवेलेबिलिटी है, बहुत जमीनें हैं। मैंने बताया डिमांड और अवेलेबिलिटी का खेल है। तो जहाँ अवेलेबिलिटी इतनी ज्यादा है तो वहाँ रेट क्यों बढ़ेंगे। आज याडा जो वहाँ का जो अथॉरिटी है याडा है, वो रोज इतने प्लॉट निकाल देती है ड्रोन में। गुड़गांव में पिछले 15 साल में एक ड्रोन नहीं निकला। लोग कंप्लेंट कर थक गए सरकार को। तो कहाँ से अवेलेबिलिटी हो। जो जमीन देनी है सरकार ने, अक्वायर करनी है, डराने का 15 साल से निकाल नहीं रही। उनके पास लैंड ही नहीं है, तो लैंड नहीं है जब भी तो रेट बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में लैंड नहीं है, दिल्ली क्यों रेट बढ़ रहे हैं। साउथ दिल्ली के दिल्ली में लैंड ही नहीं है और यहाँ पे लैंड ही लैंड पड़ी है। लोग सस्ती प्रॉपर्टी के चक्कर में भी लोग जाते हैं। आप ऐसे लोगों को क्या ये सलाह देना चाहेंगे कि आप थोड़ा सा कहीं से इंतजाम कर लो, गुड़गांव जैसी या नोएडा जैसी जगहों पर आप इन्वेस्ट करो तो आपको रिटर्न बेहतर मिलेगा। सर हमेशा प्रॉपर्टी वहीं पे लेनी चाहिए जहां पे जॉब की अवेलेबिलिटी है, जहां पे आने वाला फ्यूचर है। आने वाली, जैसे आपने बात करी, रोड है, आने वाली मेट्रो है, आने वाली मेट्रो आपका रेलवे है या एयरपोर्ट है। जो चीजें आने वाली हैं और जो नजदीक और जो आपको सूट करती है। खाली इस बात पे ना लें कि यहाँ पे ये आने वाला है। आप अपनी जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है, मान लो आप बहुत अच्छा पढ़ाना जानते हो, आप बहुत अच्छा पढ़ाना जानते हो और आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के पास लेंगे तो आपके पास पढ़ने वाले बच्चे अपने पास जाएंगे। और ना भी आएंगे तो आपका उनमें इंटरेस्ट जरूर रहेगा, सब टीचरों से बातचीत जरूर रहेगी, आपका मन तो लगा रहेगा, आपका जीवन का काल तो अच्छा कट जाएगा। पता लगे आपको अपने दोस्त को मिलने के लिए 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। ये भी है। एक सवाल और भी होता है कि भाई डिस्टेंस ये देखिए, आप इसके अपने हिसाब से, रिटर्न के हिसाब से थोड़ा सा इंतजार भी करना बेहतर होता है। लेकिन लोग जब घर खरीदने जाते हैं तो उनके जहन में ये भी आती है कि हम रेडी टू मूव घर लें या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन जो घर है, क्योंकि वो सस्ता पड़ता है। तो दोनों में से कौन सा लेना जो है वो बुद्धिमानी होगी। सस्ता पड़ता है ये क्वेश्चन अलग है और रेडीमेड ले ये क्वेश्चन अलग है। मैं दोनों को एक कोड कर देता हूँ, आपको, आपकी हमारी ऑडियंस इस बात को अच्छे से समझ पाएगी। होता क्या है, जो चीज आज रेडीमेड तैयार मिल रही है, मान लो आप एक फ्लोर की हम बात करते हैं, उस फ्लोर की कीमत है 2 करोड़ रुपए। ये बात हम बात कर रहे हैं रेडी जगह की, जहाँ रेडी पोजीशन में सब कुछ तैयार है। और 2 करोड़ रुपए की जो फ्लोर है आज ही आप लेते हैं, आज ही इसमें जो है 80,000 रुपये 70,000 रुपये रेंटल इनकम की अवेलेबिलिटी है। अगर आप अपने घर में रह रहे हैं तो 70,000 रुपये रेंट यहाँ से आ जाएगा। अगर आप ऑलरेडी कहीं किराए पे रह रहे हैं तो वहाँ रेंट देने की जरूरत नहीं है आपको, यहाँ से आपको 70,000 रुपये बच जाएंगे। अब दूसरी जगह आपके पास पैसे 1 करोड़ रुपए, दूसरी जगह जो प्रॉपर्टी आपको 3 साल बाद मिलनी है उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ रुपए, वो यहाँ से 10 किलोमीटर आगे जाती है। अब आपने क्या कंपैरिजन करा कि वो प्रॉपर्टी मेरे को 1 करोड़ रुपए की मिल रही है, 3 साल बाद पोजीशन तो मिल ही जाएगा मुझे, तो मैं ये प्रॉपर्टी 2 करोड़ रुपए की ले लेता हूँ, 2 करोड़ की छोड़ के 1 करोड़ की ले लेता हूँ। जब आपने 1 करोड़ रुपए उस प्रॉपर्टी को दिए, आप जहां पे भी रह रहे हैं रेंट तो दे ही रहे हैं, या 70,000 रुपये अपने मकान में दे रहे हैं तो आप उस 70,000 रुपये को बचा सकते हैं। अब आपने जो प्रॉपर्टी 2 करोड़ रुपए दी, इसके ऊपर 1 करोड़ रुपए लोन लिया। 1 करोड़ की जो लोन की किस्त बनती है वो 850 रुपये, 840 रुपये, 800 रुपये बनती है, तो 84,000 रुपये आपकी किस्त बन गई। ये 80,000 रुपये राउंड फिगर हम एक अज्यूम कर रहे हैं, 80,000 रुपये आपकी किस्त बन जाती है। आज आपने 80,000 रुपये उसकी किस्त देनी चालू कर दी और उस प्रॉपर्टी में आप शिफ्ट हो गए, या आपको इतना ही किराया आना लग गया, 5-7 हज़ार रुपये आपकी जेब से जाने लग गए, या 5-7 हज़ार रुपये आपको बचने लग गए। दोनों में से कुछ भी हो सकता है कि मान लो रेंट आपको 70,000 रुपये आ रहा है, किस्त आपकी 80,000 रुपये आ रही है, तो 10,000 रुपये आपकी जेब से जा रहे हैं, या रेंट आपको 90 आ रहा है, किस्त आपकी 80 जा रही है, तो 10,000 रुपये आपको बच रहे हैं। मोटा मोटा कुछ भी हो सकता है। 3 साल बाद जब जिसको बिल्डर को आपने पैसे दिए थे 1 करोड़ रुपए, पता लगा 3 साल बाद आप गए थे, उसका पोजीशन अभी 2 साल भी पोजीशन नजर नहीं आ रहा। अक्सर यहाँ पर देखने को मिला, अक्सर देखने को मिलता है। फिर 5 साल हो जाते हैं। फिर दूसरी बात है, बताओ क्या आपने अपनी शादी के लिए जब कोई पेंट कोट खरीदा था तो कितना समय लगाया था? काफी रिसर्च करते हैं, काफी जगहों पे जाते हैं और देखते हैं, तब मोटा मोटा कितनी समय?
मुझे लगता है कि 15-20 दिन, 1 महीना करीब लग गया होंगे। 15-20 दिन लग गया। अब यही कपड़े आपको अपनी मेड के लिए लेने हैं, एक नहीं 3 जोड़ी लेनी है, तो कितना समय लगा होगा? वो तो जागते ही ले लेते हैं लोग। जाते ही ले लेते। अब यही कपड़े जब आपके घर में आपकी शादी थी तो आपकी फैमिली के लिए भी लेने थे, मामा को, चाचा को, ताऊ को, सबको कपड़े देने होते हैं। तो लगभग सारे परिवार के जोड़ी लगाओ तो 25 जोड़ी 30 जोड़ी कम से कम हो जाती है। तो उस 30 जोड़ी लेने में कितनी देर लगा दी आपने? वो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, वो तो भाई क्योंकि लेना है, सबके लिए लेना है, वो ले लो। तो आप चाहते हो कि जो बिल्डर आपके लिए फ्लैट बना रहा है वो आपके लिए, जैसे आपने अपने कोर्ट के लिए आपका इंटरेस्ट है, उस बिल्डर का उस प्रॉपर्टी में क्या इंटरेस्ट है? सबको जल्दी बनाओ, बना कर दो जल्दी। जो पैसे आपने बिल्डर को दिए वो पैसे तो उसने दूसरे प्रोजेक्ट में लगा दिए, वो उसके बाद पैसे ही नहीं है। आपसे पैसे खींचने में लगा, पैसे और दो, पैसे और दो। मैं कह रहा हूँ आपने पैसे टाइमली भी दे दिए, तो लेकिन उसका इंटरेस्ट क्या है? जब आप अपना कोट खरीदने के लिए 15 दिन लगा दिए, मेड के लिए आपने आधे घंटे में खरीद लिए, तो वो मेड की तरह बनाएगा या अपने कोट की तरह बनाएगा? बिल्कुल। दूसरी बात, जो 3 साल में आपको प्रोजेक्ट मिलना था वो 5 साल बाद मिला। जब 5 साल बाद मिला, जो डीलर उसने बिल्डर ने कमिटमेंट करी थी कि मैं इसमें इटालियन मार्बल लगाऊंगा, मैं इसमें जैकवार की फिटिंग लगाऊंगा, मैं इसमें ये सामान लगाऊंगा, पता लगा उनमें से कुछ भी नहीं मिला। और आपने 2 साल में कोर्ट के चक्कर काट काट के आरडब्ल्यू जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद बिल्डर के नारे लगा रखे हैं। बिल्डर आपसे वैसे चिढ़ा हुआ है, वो चाह रहा है कि किसी तरह आप पीछे हट जाएं। अब जो उसने कमिटमेंट करी है वो कमिटमेंट आपकी पूरी नहीं हुई, और आपको लग रहा है किसी तरह ये फ्लैट जो मैंने 1 करोड़ रुपए का लिया था इसकी कीमत 2 करोड़ रुपए हो गई है आज, और बिल्डर को भी दिख रहा है कि जो माल मैंने 1 करोड़ रुपए में दे रखा है ये 2 करोड़ रुपए का हो चुका है। तो किसी तरह इसमें से चोरी करके कम से कम पैसे निकाले हो आप, कम से कम डिलीवरी दी जाए, जितने पैसे बचाए जा सकते हैं उतने पैसे बचाए जाएं, या कुछ और भी वो डिमांड करने लगते हैं, या कुछ और भी डिमांड करते हैं। और आप जब किसी के मुहूर्त पे जाते हो, किसी के फंक्शन पे जाते हो, किसी के मकान के, उसका अरे क्या लेविश बेडरूम है यार, मजा आ गया, अरे तेरा बाथरूम तो कमाल का है, अरे तेरे मंदिर में तो ऐसा लग रहा है भगवान जी विराजमान है। तो आपके सपने वैसे जुड़ने लग जाते हैं मन में कि मेरा बाथरूम भी ऐसा होगा, मेरा बेडरूम भी ऐसा होगा। आप किसी की शादी में जाओ या ना जाओ, आपकी वाइफ किसी की शादी पे जाए ना जाए, लेकिन मकान के मुहूर्त पे जरूर जाएंगी। क्यों जाएंगी? कि उसका अपने मकान का सपना साथ साथ चल रहा है। बिल्कुल। अगर किसी सहेली के घर किट्टी पार्टी पे जाएंगी, किसी रिश्तेदार के वहां जाएंगी, तो पहले उसका घर देखेंगे जाके, क्योंकि आपके दिमाग में अपने मकान का थॉट प्रोसेस चल रहा होता है। अब जब आप वहां गए, जब आपको पोजीशन मिला, जो आपने इम्यूनिटी दूसरों के घर देखी थी वैसा कुछ मिला ही नहीं। फिर आपने मियाँ बीवी का झगड़ा, कैसा घर दिलवा दिया मेरे को, वो कहता है भगवान मिल गया, ये क्या कम है, ये बिल्डर सारे पैसे खा। ये बात आपको वाइफ को भी समझ में आती है कि बहुत मुश्किल से मिला है, हमने 2 साल से चक्कर काटे हैं, बहुत भगवान जी के आगे जाके पूजा करी है, बहुत वंदन किया है कि हमारे को घर मिल जाए, कॉम्प्रोमाइज किया है। अब आपको वो अवेलेबिलिटी नहीं मिल रही, तो अब आप उस घर में शिफ्ट हो गए हो, लेकिन जहां शिफ्ट हुए हो आपका कोई रिश्तेदार नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? वहां पे कोई साधन ही नहीं है। तो आपने 10 किलोमीटर दूर जाके लिया। रात को आपको इमरजेंसी, पिताजी बीमार हो गए हैं, दवाई के लिए डॉक्टर नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई मेट्रो की कनेक्टिविटी नहीं है, रात को माचिस भी खत्म हो गई, या तो भूखे सोने पड़ेगा, किसी से मांगनी पड़ेगी। तो जैसे आज से 20 साल पहले चीनी मांगनी पड़ती थी, ऐसे किसी से चीनी मांगनी पड़ेगी। अब आप आ जाओ पुरानी प्रॉपर्टी पे जो आपको 2 करोड़ रुपए, अगर आपकी 5 साल में वो प्रॉपर्टी 1 करोड़ वाली 2 करोड़ की होगी, तो ये भी 2 करोड़ वाली 5 करोड़ की होगी। बिल्कुल है। यहाँ पे आपने उस जो 5 साल, उस 5 साल को एंजॉय किया, उसकी किस्त भी ली, उसका किराया भी लिया, उसमें रहे भी सही अड़ोस पड़ोस में, और वहां आपने, और यहाँ जो 5 साल आप रहे हो, आपने जो जो सपने देखे वो सारे सपने पूरे किए, और जो आपने लोन लिया था 1 करोड़ रुपए का 5 साल में, उसमें 20 लाख रुपए आपने जमा करा दिए। अब आप कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हो 5 करोड़ रुपए की, तो 5 करोड़ रुपए में 1 करोड़ रुपए आपने अपने लगाए, 20 लाख रुपए आपने जो किस्तों के जमा कराए, भले ही रेंट से भी आए, तो पीछे 3 करोड़ 80 लाख रुपए बचे आपको। और वहां कितने पैसे बचे जहां सपना भी पूरा। तो 10 किलोमीटर बाद जो आपको मिल रही है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन मिल रही है, वो 10 किलोमीटर बाद मिल रही है।
उसकी कैलकुलेशन आप ये नहीं लगाते, खाली पैसे से कैलकुलेशन लगा रहे हो, वो 1 करोड़ की मिल रही है, ये 2 करोड़ की मिल रही है। अब आप बताओ किस में जाना चाहिए? नहीं, वैसे भी क्योंकि रिस्क भी बहुत कम हो जाता है। रेडी टू मूव में रिस्क में बहुत सुकून है, आप आराम से, और उसमें आपने जैसा बताया और टेंशन ही टेंशन है। फिर बहुत दूसरी ज्यादा। बात जो हम कपड़े की बात कर रहे थे, जैसे आपने कोट लिया, आपने देखा, ड्रेसर रूम में गए, 4 बार दिखाया, रिश्तेदारों जो पसंद आया वही लिया ना। रेडी टू मूव में वही जो वही चीज है। ली जो आपको पसंद आई, जो वहां और पर जो है अंडर कंस्ट्रक्शन ली वो जैसी बिल्डर ने दी वैसी आपको आपको लेनी होंगी। पड़ेगी। तो आपके शौक, आपके पूरा, आपके पास प्रॉपर्टी होगी, एक एसेट जरूर होगा, लेकिन आपकी अंदर की तृष्णा जो है खत्म नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं ठीक है, जो बहुत अच्छी जगह है हम वहां पर रहेंगे, किराए पे रहते हैं, घर लेने की क्या जरूरत है, 2 करोड़ 3 करोड़ के घर मैं लूं, और उससे बढ़िया कि मैं 60-70 हजार रुपए किराए देकर रहूं। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जिस बंदे ने अपनी प्रॉपर्टी ले ली, कहीं भी ले ली, कैसे भी ले ली, वो एक उसका एक ऐसा एसेट बन गया कि जितना उसने 10 साल में काम किया, दिन रात एक करी, सब कुछ करा, जितने उसकी इनकम से पैसे नहीं कमाए, जितने उसकी उस प्रॉपर्टी ने उसको पैसे कमा के दे दिए। तो जितने पैसे आप कमाते हो, आपसे 2 गुना 3 गुना ज्यादा प्रॉपर्टी आपको पैसे कमा के देती है। तो जब भी आपको मौका लगे, भगवान आपको कोई भी चांस दे, अवसर दे, छोटी जगह दे, कोई जरूरी नहीं बड़ी लेनी, लोकेशन अच्छी है, पेपर ठीक होने चाहिए, आदमी ठीक होना चाहिए, लीगलिटी ठीक होनी चाहिए, जगह भले ही छोटी हो, बड़ी के पीछे ना जाए, लोकेशन के पीछे जाए, तो जरूर लेनी चाहिए। जब भी मौका लगे जरूर लेनी चाहिए। यानी कि आप किराए में रहने के बारे में ना सोचिए, अपना घर हो वहां रहें। तो मैंने अपने केस में देखा था, शुरू किया था बहुत बढ़िया सोसाइटी, 18,000 रुपये किराए पे, और मैंने कहा भाई इससे बढ़िया क्या है, क्योंकि उसका 1 करोड़ से ज्यादा दाम, लेकिन वो किराया 3 से 4 साल में आज वो 60-70 हजार रुपये से ज्यादा, और उसकी प्रॉपर्टी 2 करोड़ 2.5 करोड़ से ज्यादा उस फ्लैट की। किराया जो है हर साल 5 से 10% बढ़ता है, एप्रिशिएट करता है। इंटरेस्ट आपका वही का वही रहता है, जो ईएमआई रखते हैं वो वही की वही रहती है। जो इसकी रिजर्व बैंक की, जो आरबीआई की गाइडलाइन आती है, उसके आसपास से रहती है, ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। लेकिन प्रॉपर्टी अप्रिशिएट इतनी ज्यादा करती है, जो आपके एसेट से कई गुना ज्यादा आपकी एक वैल्यू क्रिएट कर दी, वर्थ क्रिएट कर देती है आपकी। 2 करोड़ रुपए या 3 करोड़ रुपए हो तो वो कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकता है? देखो, हम घुमा फिरा के उसी क्वेश्चन पे वहीं की वहीं, मैंने आपको पहले बताया कि कहाँ ये क्यों ही जानना सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्यों लेनी है, कहाँ लेनी है। तो वो भी आपकी जरूरत के ऊपर, नीड के ऊपर है। मैंने पहले भी बताया था कि जहाँ आप जॉब करते हो, जहाँ आपके बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ आपके पेरेंट्स रहते हैं, जहाँ आपका आने वाला फ्यूचर है, ये एनालिसिस आपको करना है। इस धरती पे कोई भी जगह बुरी नहीं है, ना लखनऊ बुरा, ना गुड़गांव बुरा, ना नोएडा बुरा, ना बेंगलोर बुरा, ना पुणे बुरा, या टियर 2, टियर 3, टियर 4, कोई भी जगह बुरी नहीं है। आप अपनी नीड को समझो कि आपकी नीड क्या है, आपका आने वाला प्लान क्या है। पहले आप अपना प्लान बनाओ कि आपकी जिंदगी का प्लान क्या है, कि आपको बच्चों को क्या करना है, आपको खुद को क्या करना है, उसके हिसाब से डिसाइड करें। फिर भी अगर आप कोई ऐसी जगह, ये क्वेश्चन कहूंगी आपने तीसरी बार कर दिया, तो आपके मन में कहीं ना कहीं भाव है। अगर हम खाली गुड़गांव की बात करते हैं, तो सेक्टर 27 से लेके 57 तक ये एक ऐसी जगह है जहां कभी भी घाटा नहीं हो सकता। किसी भी सेक्टर में चले जाएं, किसी भी, इसमें बहुत सारी कॉलोनी भी आती हैं, बहुत सारे सेक्टर भी आते हैं, और लेकिन ले हुडा सेक्टर में या किसी अथॉरिटी में। ऐसा नहीं कि किसी कच्ची, अगर राकेश जी ने कहा तो हम कच्ची कॉलोनी चक्रपुर जाके ले लें, या सिकंदरपुर गांव में जाके ले लें। हो सकता है चक्रपुर सिकंदरपुर गांव की प्रॉपर्टी सेक्टर से भी महंगी हो, लेकिन महंगी के हिसाब से नहीं लेनी। किसी भी वाजिब सेक्टर में, जो सेक्टर अथॉरिटी के अंडर आते हैं, चाहे हुड्डा के हैं, डीएलएफ हैं, सुशांत लोक हैं, साउथ सिटी है, मेलबू टाउन है, रोजवुड है, उप्पल साउथ एंड है, विपुल है, और बहुत सारी कॉलोनी है, इनमें किसी भी कॉलोनी में इन सेक्टरों में ले लें, लेकिन एनालिसिस करके लें। जितने पैसे आप खर्चे हो, क्या उसकी इतनी वैल्यू है या नहीं, थर्ड पार्टी जरूर चेक कराएं। और आजू बाजू जब 4-6 डीलरों के पास आप घूमते हैं, तो आपको सब कुछ पता लग जाता है कि इस प्रॉपर्टी का क्या रेट होना चाहिए, चेक करके लें। एक बार फिर से आपसे जानना चाहेंगे, गुड़गांव की कौन सी बात उसे बहुत खास बनाती है? क्योंकि जब दिल्ली एनसीआर की बात होती है तो दिल्ली तो छोड़िए, लेकिन गुरुग्राम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, इन सबसे होता है, तो गुरुग्राम आगे नजर आता है। आज एशिया में किसी का भी बच्चा, पूरे एशिया की, इंडिया की बात नहीं कर रहे, आपने तो खाली गुड़गांव, नोएडा और दिल्ली 3 जगह की बात की, मैं पूरे एशिया की बात कर रहा हूँ। पूरे एशिया में किसी का भी बच्चा आईटी करके आता है,
या अच्छी जॉब की तलाश करता है तो उसके पास कितनी चॉइस है। अगर वो इंडिया की बात करे तो दिल्ली, गुड़गांव, बेंगलोर, हैदराबाद, पूना, चेन्नई, ये 5-6 स्टेशन। अब नॉर्थ की बात करें तो सबसे पहले स्टेशन कौन सा आता है? गुड़गांव। तो उसको लगता है कि अगर गुड़गांव मेरे को प्रॉपर्टी मिल गई, मेरी जॉब मिल गई, उसको अगर जॉब का जो पैकेज है जो गुड़गांव मिल सकता है वो कहीं और नहीं मिल सकता, और जॉब भी उसको गुड़गांव करनी है। फिर गुड़गांव जो है, गुड़गांव नहीं है, गुड़गांव एक्सटेंशन ऑफ साउथ दिल्ली है। और दूसरी बात, अगर कल्चर की बात करें, नाइट कल्चर की बात करें या हम कॉरपोरेट की बात करें, तो जितनी फैसिलिटी आपको बाहर विदेशों में मिलती है वो सारी फैसिलिटी आपको गुड़गांव में मिलती है। आप किसी तरह का फूड जो पूरे वर्ल्ड में चलता हो, गुड़गांव से कोई भी फूड ले सकते हैं। ऐसा वर्ल्ड का कोई ब्रांड नहीं है जिस ब्रांड को आप लेना चाहें वो ब्रांड गुड़गांव ना मिले। चाहे वो कपड़े की बात करें, चाहे वो जूते की बात करें, चाहे वो चश्मे की बात करें, चाहे आप फूड की बात करें, या आप लग्जरी में किसी भी चीज़ की, फर्नीचर की बात करें, सब चीज़ें अवेलेबल हैं। तो हर आदमी, जो आदमी मान लो कोरिया कंपनी के लिए काम करता है तो वो कोरिया जाता है, तो वो कोरियन को जाके देखता है और उनके एम्बियंस को देखता है, तो फिर वो आके गुड़गांव उसी माइंड सेट से सोचता है, तो उसको यहाँ सब कुछ मिल जाता है। कोई जापान जाता है तो उसका माइंड सेट जापान से चलता है, कोई जर्मनी जाता है तो जर्मनी से चलता है, तो वो सब चीज़ें यहाँ अवेलेबल हैं। तो उसको ऐसा महसूस नहीं होता कि मेरे को कोई सामान लेने के लिए जर्मन जाना पड़ेगा। या सारी चीजें एक जगह जहां मौजूद हैं, सभी संसाधन हैं, सारी सुविधाएं हैं, तो वो गुरुग्राम है, जैसा कि आप कह रहे हैं। टियर 2, टियर 3 सिटीज अगर इनकी बात करें तो उसमें कौन से शहर अभी वैसे आगे नजर आते हैं जहां पर कि इन्वेस्ट करे लोग तो अच्छा रिटर्न मिल सकता है? देखो, ये क्वेश्चन हमारा घूम फिर के उसी के पास आसपास है। मैं थोड़ा सा डिकोड करके आपको बताता हूँ। जैसे आज अयोध्या की हम बात कर रहे हैं, अयोध्या में इतनी अवेलेबिलिटी, इतनी संख्या में श्रद्धालुओं की बड़ी, श्रद्धालु वहाँ जाए तो वहाँ रहेंगे भी सही, वहाँ होटल में रहेंगे, वहीं खाएंगे, वहीं पिएंगे, तो वहाँ के लोगों को काम मिलेगा, कारोबार मिलेगा, तो वहाँ की रेट बढ़ेंगे, तो आपको अयोध्या जाना चाहिए। जैसे हम काशी की बात करते हैं, जो काशी इतना बड़ा कॉरिडोर बनाया, तो जितनी संख्या में पहले वहाँ श्रद्धालु जाते थे वो 21 गुना बढ़ गए। जब 21 गुना बढ़े तो 15 गुना तो प्रॉपर्टी भी बढ़ेगी। जो लोग वहाँ जाएंगे वो किसी न किसी होटल में रहेंगे, किसी न किसी रेस्टोरेंट में खाएंगे, किसी न किसी दूसरी जगह रहेंगे। फिर इसी तरह से जहाँ जहाँ लोगों का जाना ज्यादा हो, आजकल गोवा बहुत लोग जा रहे हैं, जहाँ टूरिज्म बढ़ रहा है। टूरिज्म एक ऐसी इनकम है, आप घर पे हो सकता है खाली 10 रुपए की रोटी खा के काम चला लें, लेकिन जब दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं तो आपको एक लिविश चाहिए, तो पैसे खर्च करते हो आप पैसे आराम से, तो आपकी पेइंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो जहाँ पेइंग कैपेसिटी बढ़ जाती है वहीं उनकी इनकम बढ़ जाती है। उनकी इनकम बढ़ने के बाद तो फिर क्या खरीदते हैं? जगह। तो हर आदमी को पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं? तो एक साइकिल है, ये खाली एक चीज से नहीं चलता, ये पूरा साइकिल है कि एक आदमी गया, उसने कहाँ जाके गया, उसके आगे क्या हुआ, तो ये लास्ट में पैसा जो आगे जमीन पे रुकता है। बिल्कुल। तो यानी कि आप कह रहे हैं कि टूरिज्म, रिलीजियस जो टूरिज्म है वो भी इसका एक बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा, कि जहां पर फुटफॉल ज्यादा होगा बस वहां फुटफॉल का खेल है, टोटल हाँ। फुटफॉल, चाहे वो टूरिज्म की है, चाहे वो रिलीजन की है, चाहे वो जॉब की है, चाहे वो इंडस्ट्री की है, किसी भी तरह की फुटफॉल है उससे से होगा। चलिए, और ये भी होता है कि कुछ लोग जो है, अभी हम लोग लोन पे चर्चा कर रहे थे कि लोन लेकर लोगों को लेना चाहिए, और आप कह रहे थे कि बिल्कुल लोन लेकर अपने पैसे का इंतजाम नहीं करके आप लें तो बहुत सारी चीज़ों से आपको बचेंगे भी, क्योंकि वो पेपर्स का भी मामला सामने आएगा, उसमें भी इन्वेस्टिगेशन होगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अगर पैसे आपके पास आ गए तो लोन को जल्दी ख़त्म कर दो। ये कर सकते हैं आप, अगर मतलब थोड़ा थोड़ा आप उसमें वो चुकाते हुए। देखो, ये ना एक आज की डेट में अगर कोई भी आदमी बिलियनियर बना है या बहुत बड़ा आदमी बना, वो लोन से बना। जितना बड़ा आदमी उतना बड़ा लोन। आज आप किसी भी बड़े आदमी का नाम लो और उसके ऊपर आप गूगल सर्च करो लोन कितना है, तो आपकी नंबर्स में भी नहीं आएगा। तो क्या उनके पास पैसे की कमी है? वो आज इतना 1000 करोड़ रुपए का लोन होने के बाद भी अगर नया प्रोजेक्ट ला रहे हैं तो उनके पास पैसे हैं तो ला रहे हैं,
फिर उसके ऊपर फिर से लोन ले लेते हैं। तो जब आपके पास पैसे आते हैं तो कोई दूसरी प्रॉपर्टी खोजो। जब तक आपके पास पैसे फ्री हैं, जब तक भले ही लोन दे दो, लोन पे कर दो, लेकिन जब तक मान लो आपको प्रॉपर्टी ढूंढने में 2 महीने लग गए, 3 महीने लग गए, 4 महीने लग गए, तो 4 महीने पे कर दो, फिर प्रॉपर्टी लो, फिर ले लो। ये इस पैसे एप्रिसिएशन, आपको बैंक के पैसे से प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन कई गुना ज्यादा है, कई गुना ज्यादा है, यानी कि बैंक का इंटरेस्ट जो बहुत मिनिमम है और प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन जो है कई गुना ज्यादा है। तो हमेशा लोन लेना चाहिए और उससे जो है प्रॉपर्टी में आप इजाफा करते रहिए, तो लॉन्ग टर्म में आपको फायदा जरूर होगा। हम लोग शॉप्स की भी बात करते थे, कमर्शियल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे। लोन को लेके हमारी पहले भी हमने उदाहरण दिया था, मैं एक बहुत बढ़िया उदाहरण देता हूँ कि जैसे आपने कहा, हमारे एक साथी थे, मैं नाम तो नहीं लूंगा उनका, तो उस समय गुड़गांव में जो प्लॉट होता था वो 2,90,000 3 लाख रुपए के आसपास 60 गज का प्लॉट होता था, जिसको ईडब्ल्यूएस बोला जाता था। अच्छा। और 2.5 मंजिल 3 मंजिल मकान बना सकते थे, इससे ज्यादा मकान भी नहीं बना सकते थे। और एक फ्लोर का जो रेंट होता था मोटा मोटा 7-8 हजार रुपये, ऊपर का और 2,000 रुपये कम, उसके ऊपर का और 2,000 रुपये कम। तो वो क्या करता है जी, 3 लाख रुपए का प्लॉट लेता, हमारे पास आता कि राकेश मेरे को एक प्लॉट लेना, पेपर सब कुछ चेक करता, उसने एक लोकेशन पर्टिकुलर नैरो डाउन कर ली कि मुझे इसी लोकेशन पे लेने हैं जहाँ पे रेंटल की डिमांड बहुत ज़्यादा होती थी। वो 3 लाख का प्लॉट लेता, हम बड़े खुश होते कि हम समझते कि हमारी स्वामी आ गई है, मुर्गी आ गई है, कि उस समय 1% हमें कमीशन मिलती, 2-3 हजार रुपये। तो वो कहता है जी मेरी 2 शर्तें, पहली शर्त कि इसकी तुम पूरी पेमेंट करके कापा सेडे से जीपे कराओगे, मैं उसके बाद अपने नाम रजिस्ट्री कराऊंगा। जो मैं आपको पैसे दूंगा 3 लाख रुपए प्लॉट के, रजिस्ट्री वाले दिन 3 लाख का डीडी दूंगा, और जो पैसे मैंने आज आपको एडवांस दिए हैं 30,000 रुपये 40,000 रुपये, ये पैसे मैं आपसे वापस ले लूंगा। अच्छा। तो हमें लगता है 3 लाख रुपए पेमेंट कर दें, क्या फर्क पड़ता है, हमारे पैसे 10 दिन, इसका लोन होगा 10 दिन बाद मिल जाएगा। तो वो लोन का गेम खेलता था। तो वो क्या करता है जी, 3 लाख का उसने प्लॉट लिया और उस प्लॉट के ऊपर प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन 5 से 6 लाख रुपए का लोन कराता। 3 लाख रुपए का डीडी वो लोन की रजिस्ट्री वाले दिन लेके आता, रजिस्ट्री कराता, हमारे को 3 लाख रुपए का डीडी पकड़ाता, हमने जो पैसे उससे ले रखे थे वो पैसे हम उसको लौटा देते और रजिस्ट्री कराता। और जब तक रजिस्ट्री का समय आता, हर प्लॉट प्रॉपर्टी लेने में 2 से 3 महीने का समय है, जब तक वो पहले पर में हमसे भी कहता, हम भी कोशिश करते ग्राहक से कि मैं इसमें काम शुरू कर दूंगा, वो उसको काम शुरू कर देता। कई दफा तो ऐसा होता कि 3 छतें डल जाती, प्लास्टर भी शुरू हो जाता, और वो 2 शिफ्ट पे 3 शिफ्ट पे काम कराता। हम 1 शिफ्ट पे काम कराते थे, वो 2 शिफ्ट में काम कराता, 8-8 घंटे की अलग अलग शिफ्ट लगाता और बड़ी तेजी से काम चालू करता। और हर दूसरे महीने तीसरे महीने हम उसको प्लॉट देते, और कोई मामा के नाम, कोई चाचा के नाम को होता। यूं करते करते उसने हमारे से 15 प्लॉट ले लिए और 15 के 15 घर बना दिए। जो उनकी रेंट की इनकम आई उनसे उसने ईएमआई पे कर दी। अब 15 घर उसने लिए 45 लाख रुपए के, उदाहरण तौर पे मैं कहता हूँ 3 लाख की कंस्ट्रक्शन मान ले, 45 लाख रुपए उसने कंस्ट्रक्शन में लगा दिए, 90 लाख रुपए हो गए। अब जिस दिन, और जो उनकी रेंटल से इनकम आनी स्टार्ट हुई उनसे उसने ईएमआई पे कर दी। वो मोटा मोटा हमारे पास 5-7 साल के आसपास बाद आता है, कहता राकेश मुझे एक फैसला करना है। क्या होगा सर? कहता इसमें से 3 मकान बेच दे। उस समय मकान की कीमत हो चुकी थी 1 करोड़। जो प्रॉपर्टी उसने 3 लाख की ली, 3 लाख रुपए ऊपर लगाए, उसके ऊपर रेंट भी दिया, कीमत होगी 1 करोड़ रुपए। उसने 3 मकान बेच दिए। 3 मकान बेचे तो पहले तो जो उसका लोन था उसने सारा लोन रीपे किया। फिर जो उसके अपने पैसे थे, जो इधर से जो भी उसने जुगाड़ किया था वो पैसे उतार दिए। 1 करोड़ रुपए उसका अपना पैसा उतार दिया, 45 लाख रुपए लोन भर दिया। सब कुछ भरने के बाद उसके 1.5 करोड़ रुपए 1.25 करोड़ रुपए बचा, उस पर उन्हें फ्लैट ले लिया। और उसके बाद 12 मकान बचे जिनकी कीमत 12 करोड़ रुपए। तो अब आप बताओ लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? ऐसा दुनिया में कौन सा धंधा है जो कंपाउंडिंग, कोई एसआईपी की बात करता है, कोई शेयर की बात, इतना बड़ा धंधा, इतने बड़े पैसे कमाने का मौका और किस चीज में है? ये लोन का दिमाग है कि जिस बंदे में इतना बड़ा विजन था। बिल्कुल, यानी 7% 7.5% तो लोन का इंटरेस्ट रहता है। 8% लगा दो, 8% कर लें, उसमें भी लोग हिचकते हैं। तो आज राकेश जी ने जो बात कही है उसके बाद मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों का विजन क्लियर हो गया होगा कि भाई अब कोई हिचक नहीं,
मौका मिलते ही लोन ले लो और अपनी प्रॉपर्टी बना लो। एक चीज़ और बस आखिर में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात हो रही थी, तो शॉप्स की बात हो रही थी, एक आजकल बहुत ज़्यादा चलन में दिख रहा है, लोगों को पसंद भी वो चीज़ें आ रही हैं, स्टूडियो अपार्टमेंट। वो उसमें निवेश कितना सही है? स्टूडियो अपार्टमेंट सिर्फ वहां पे चलता है जहां कॉरपोरेट हब है, अच्छा। नाम से नहीं चलता। हाँ। जहां पे लोगों का आना जाना, ट्रेनिंग बेस्ड कंपनियां ज्यादा है। कि मान लो किसी कंपनी का हेड ऑफिस वहां पे आसपास में है, बहुत सारे हेड ऑफिस हैं, जैसे बहुत सारे मल्टीनेशनल बैंक होते हैं, तो उन बैंकों की ट्रेनिंग चलती रहती है। तो ट्रेनिंग में क्या है कि लोग 20 दिन के लिए आते हैं, वहाँ रुकते हैं, और फिर वो बैच जाता है, दूसरा बैच चला जाता है, दूसरा आ जाता है। तो जैसे भी हम टूरिज्म की बात कर रहे थे, तो टूरिज्म वाली जगह जहाँ पे लोगों का आना जाना ज्यादा है, तो वहां पे आपका स्टूडियो अपार्टमेंट चलता है, हर जगह नहीं चलता। अच्छा, ये आंख मूंद कर ऐसा नहीं कि स्टूडियो अपार्टमेंट आ गया। स्टूडियो अपार्टमेंट नाम से नहीं लेना। हाँ। उसकी जो रिकरिंग इनकम आपकी आनी है, वो आनी है उसके रेंट से। क्या वो रेंट पे डिमांड है या नहीं है? डिमांड है तो कितनी है? पता लगे डिमांड 100 फ्लैट की, 300 ऑलरेडी खड़े। तो ये बाद में जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये रिटर्न मुझे मिलना है, वो शायद रिटर्न वहां पर, तो वहां पहले आप उसको सर्वे करें। स्टूडियो अपार्टमेंट में बुराई नहीं है, बुराई उसके चेक करने में है कि वहां कितनी अवेलेबिलिटी और कितनी डिमांड है। वहां जाके पहले खुद से सर्वे करें। अगर आपके सर्वे में लगता है कि आपको डिमांड है, लोग मारे मारे घूमते हैं, लोगों को अच्छा खाना नहीं मिलता, अच्छी रहने को जगह नहीं मिलती, जो जगह ट्रेनिंग के लिए कंपनी प्रोवाइड करती है लोग उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो आपको स्टूडियो में जाना चाहिए। अगर वो स्टूडियो में जो कंपनी उनको बुला रही है और ऑलरेडी जी मेरिट में उनको ठहरा रही है, तो आपके स्टूडियो में क्यों रहेगा? बिल्कुल। प्लॉट को लेकर भी लोग चाहते हैं कि भैया एक अपना प्लॉट हो जिसपे अपने हिसाब से हम मकान बनाएं। तो एक जरा प्लॉट के बारे में बता दी, किस तरह के प्लॉट जो है वो अच्छे होते हैं और कैसे प्लॉट्स लेने चाहिए? देखो, प्लॉट की बात हम करें तो भगवान जब भी जिसको मौका दे, प्लॉट ही लेना चाहिए। सबसे पहली ऑप्शन प्लॉट है। मैं एक उदाहरण से समझा देता हूँ। आपका होम टाउन कहाँ पे है? हमारा पटना है। पटना। हमारे व्यूअर भी सुन रहे होंगे इस बात को, तो अपना अपना होम टाउन सब आपने सोच लीजिए, चाहे वो Tier 1 है, चाहे Tier 2 है, चाहे Tier 3 है। तो आप पटना से नोएडा कब आए? मैं आया यहाँ ग्रेजुएशन के लिए 90 में। 90। तो जहाँ पे आपका घर था, 90 की हम बात कर रहे हैं, तो उस समय 90 में कितने घर थे वहाँ पे पटना में? जहाँ भी आप रहते थे, जो भी जगह थी आप? वो तो एक वो दलदल सा एरिया को हमने वो फिल करा के फिर वो मकान बनवाया था वहाँ पे, मुझे याद है। आजू बाजू कितने घर थे? बहुत कम। नंबर में बात करें तो मुझे लगता है कि 7 या 8 होंगे। ठीक है। अब उसी को हम 90 के बजाय 2000 के दशक में आ जाते हैं। तो अगर आप किसी भी इवेंट में, कोई शादी में, किसी उसमें फिर वापस घर गए, आपको 4 दिन रहने का फिर बच्चे मौका मिला, या किसी कारण से रहे सुख में दुख में, तो हम 2000 में आ जाते हैं सीधा 10 साल ऊपर। तो 2000 में कितने घर थे? 2000 में मुझे लगता है आसपास मुझे 100-200 घर दिखने लगे थे। आज हम 2026 की बात कर रहे हैं। तो 2026 में अगर हम जाएं, तो ये हमारे दशक भी अपनी अपनी बात को, हमारी बात को कोल्ड करें, तो आज 2026 में कितने घर होंगे वहाँ? आज तो वहां से एक सड़क बन गई है और उधर से एक हाईवे निकल गया है, वो तो पता ही नहीं चलता है कि वो जगह है। कितने घर हैं? कितने घर होंगे? मुझे लगता है कि वो 1500 से कम नहीं होंगे। अब आपने 10 घर से शुरू करे, 1500 घर पे चले गए, तो आपकी जो ग्रोथ है मोटा मोटा इसको 150% की लगा दें या ज्यादा की लगा, कितने % की ग्रोथ होगी घरों में? घरों की संख्या के हिसाब से तो मुझे लगता है कि 250% से ज्यादा है। ठीक है। क्योंकि अब हम दूसरा सवाल करते हैं। अभी आपका उत्तर, जो वहां आपके आसपास जमीन थी वो कितने एकड़ थी, जो आपके क्षेत्र को पड़ती थी? पूरे पटना की बात नहीं कर रहे, जिस क्षेत्र में आप रहते थे या जिस गांव में, जिस इलाके में रहते थे, जिस तहसील में थे, उसमें कितने एकड़ जमीन थी? मुझे लगता है जो हमारे आसपास में थे उसमें 2 एकड़ के करीब। नहीं, 2 एकड़ की बात, मैं शहर की बात कर रहा हूँ। जिस शहर हाँ, उसके जो भी आपकी मान लो को गांव था, तो एक गांव का होता है कि ये गांव को 500 एकड़ का रकबा है, ये इस गांव का 700 एकड़ का रकबा है। इस तहसील कर सकते, लेकिन मुझे लगता है कि वो 200 से 250 एकड़ का तो होगा। तो वो 250 एकड़ जो 90 में थी, वो 2000 में कितनी रह गई? एरिया तो वही है। एरिया तो वही है। एरिया तो कोई बात नहीं। 2010 में कितनी हो गई? नहीं, फ्लैट्स चूंकि बनते चले गए इसलिए पता नहीं चलता है। कितनी कम हुई सर? कम कितनी हुई? जो खाली लैंड थी वो कितनी कम हुई? खाली लैंड, वो तो मुझे लगता है कि अब कोई भी खाली लैंड नहीं है वहां पे।
तो वो जीरो है, जीरो। तो अवेलेबिलिटी किसकी हुई, मकान की ज्यादा हुई या प्लॉट की ज्यादा हुई, जमीन की ज्यादा हुई? जमीन अब बिल्कुल नहीं है। तो आपको क्या जमीन लेना बिल्कुल चाहिए, जो चीज नहीं है वो लेनी चाहिए ना, बिल्कुल, जमीन लेनी बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल, जमीन अब तो बिल्कुल नहीं है। अब ये हमारे व्यूवर सुन रहे फ्लैट्स हैं, तो बन जा रहे हैं, फिर भी उसके ऊपर फ्लैट्स बन जाते सर, हैं मकान के ऊपर। जमीन जो है ये भगवान की देन है, हम्म, 1 इंच भी नहीं कोई बढ़ा सकता आदमी। बिल्कुल बिल्कुल। और फ्लैट जो है इसकी लाइफ है, इसकी एक्सपायरी है, इसकी एक एज है। मान लो कोई भी फ्लैट, आज आप नोएडा की बात कर रहे हो जहां आप 90 में जिसके 18,000 रुपये आप रेंट की बात कर रहे थे, तो कौन से दशक में 18,000 रुपये रेंट दे रहे थे आप, कौन से समय में दे रहे थे? मैं यहाँ पे नोएडा में कोविड के टाइम में दे रहा था। तो आज इस कोविड को कितना समय हो गया? मुझे लगता है 5 साल हो गए करीब। उस फ्लैट में 5 साल में और आज में अगर आपको दोबारा जाके उस फ्लैट में रहना पड़े तो आप उससे बेटर में जाओगे या उसमें जाओगे? जाऊंगा तो बेटर में जाना चाहूंगा। जाएंगे। तो क्या जो सुविधाएं 5 साल थी, जो प्लम्बिंग थी, जो उसका एलिवेशन था, जो घर का डिजाइन था, जो आज घर बन रहे हैं, आपको वो वाले पसंद आएंगे या आज वाले पसंद आएंगे? अब जो आज के हिसाब से बन रहे हैं जो बिल्कुल वही और पसंद है। अगर आपको कोई 20 साल पुरानी सोसाइटी में जाके देखें हैं, तो क्या आपको 20 साल वही पुरानी सोसाइटी पसंद आ जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि उनकी एक एज है, उनकी लीकेज है, उनकी फायर का सिस्टम है, उनमें पानी का सिस्टम। तो जमीन की कोई एज नहीं है, जितनी एज बढ़ती है उतना रेट बढ़ता है। और कंस्ट्रक्शन में, फ्लैट में जितनी एज बढ़ती है उतनी डेप्रिसिएशन होती है। बिल्कुल बिल्कुल। जो पैसे बढ़ते हैं वो लैंड वैल्यू के बढ़ते हैं, ना कि जो आपने कंस्ट्रक्शन है कंस्ट्रक्शन के पैसे बढ़ते हैं। हर एक चीज की वैल्यू है। तो जमीन की कोई वैल्यू जितनी पुरानी होती जाएगी उतनी बढ़ती जाएगी, और कंस्ट्रक्शन जितनी पुरानी होती जाएगी उतनी डेप्रिशिएट करती जाएगी। यानी इन्वेस्ट का मौका मिले तो आंख मूंद कर सबसे पहले प्लॉट ले लीजिए। हाँ। और उसके बाद फिर जो है दूसरे फ्लैट्स और दूसरी चीजें जो है वो सोचेंगे, क्योंकि प्लॉट हमेशा के लिए है, बाकी चीजें फिर भी जो है वो डिप्रिसिएट करेंगी, प्लॉट कभी भी ऐसा नहीं होता। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करने के लिए। चलते चलते एक गोल्डन एडवाइस और देते जाइए दर्शकों को। देखो सर, जब भी किसी को मोटी मोटी, जैसे हम 5-6 बातें हैं कि जब भी मौका लगे जमीन जरूर लेनी चाहिए, और ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि कल सस्ती होगी तो लूंगा। जब मौका मिले, जब आपके पास पैसे हों, जब आपकी अवेलेबिलिटी हो, जो आपकी चेक लिस्ट में शॉर्ट लिस्ट होती हो, वो जमीन आपको जरूर लेनी चाहिए। नंबर 2, लोन जरूर लेना चाहिए, कभी भी लोन से नहीं चूकना चाहिए। नंबर 3, प्रॉपर्टी चेक करके लेनी चाहिए, किसी भी जोखिम भरे उससे नहीं लेनी चाहिए। जब भी घर बनाएं, वास्तु का जरूर ध्यान करें। वास्तु एक बहुत बड़ी साइंस है जो आपको घर रहने में सुकून देती है। तो ये 5-6 चीजें गोल्डन स्टेटमेंट की आती हैं, अगर आप इनको फॉलो कर लेंगे तो प्रॉपर्टी में कभी आप लॉस नहीं। क्या बात है। तो देखा आपने, प्रॉपर्टी के जो मिस्टर भरोसेमंद कहे जाते हैं राकेश जी, इनकी बातों पर भरोसा कीजिए और उसके बाद कभी भी आपको पछताना नहीं पड़ेगा। ज़बरदस्त रिटर्न भी मिलेगा और सुकून के साथ जो है वो आगे ज़िंदगी भी बिता पाएंगे। राकेश जी यहाँ पर आए, हमसे चर्चा की, बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद तो आपका, आपने इतना कीमती समय दिया, और हमारा सौभाग्य आपके साथ बैठ के बातचीत करने का मिले। लेकिन हमारा ये पॉडकास्ट सार्थक जब होगा जब हमारी बात सुन के किसी की जिंदगी में वैल्यू क्रिएट हो, कोई अपना घर लेने में सक्षम हो जाए, कोई लोन से पैसे कमा ले, कोई अच्छी वास्तु से घर में रह ले, और किसी का फायदा हो, तो हमारा पॉडकास्ट में सार्थक। हमारे हिसाब से आज के पॉडकास्ट के बाद, जो आपकी बातें सुनने के बाद, बहुत सारे लोगों की जो है विजन बहुत ज़्यादा बड़ी होगी। बहुत सारी बातें जिससे वो अनजान थे वो समझ गए होंगे, और अच्छी तरीके से वो अपने पैसे को इन्वेस्ट भी कर पाएंगे, बहुत सुकून से आगे रह पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपका।